हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। 3 एरियाज हैं जिन पे आज के पूरे वीडियो में डिस्कशन रहेगा और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है सभी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ये पूरा कंपाइलेशन मेजरली हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लाया जाता है, वो वनडे एग्जामिनेशन हो या आपका स्टेट सिविल्स हो या यूपीएससी सिविल्स हो। ओके, अब सबसे पहला सेक्शन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा स्टेट न्यूज़। अगेन बी वेरी क्लियर कि ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से है, किसी स्टेट से रिलेटेड सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है। हम इसको स्टेट न्यूज़ कैटेगरी में डालते हैं बिकॉज जो बहुत सारी न्यूज़ आती है ना, जो जिस स्टेट से जुड़ी हुई होती है, हम उसको उस तरह से डिवाइड कर देते हैं। यानी सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की न्यूज़ पढ़ेंगे, यूटी की, उसके बाद हिमाचल पढ़ेंगे, पंजाब पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके सारी न्यूज़ पढ़ोगे, दिमाग में अच्छे से स्टोर भी होगी, लॉन्ग समय तक रिटेन भी रहेगी। ओके, उसके बाद वील बी डिस्कसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए बच्चों को मैं बता दूं, हर महीने हम 5 सेक्शंस में पूरे महीने की न्यूज़ को कवर करते हैं। ये सभी सेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जैसे कि हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं, हम अलग अलग कैटेगरीज में न्यूज़ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, देन बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स। फिर आज हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, फिनेंस न्यूज़ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, रैंकिंग। जब इतनी कैटेगराइज तरीके से न्यूज़ पढ़ोगे, हो ही नहीं सकता दिमाग में से इजीली निकल जाए, राइट। और ये जो भी कुछ हम पूरे महीने की न्यूज़ पढ़ते हैं, उसका एक सिंगल 1 PDF होता है जो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया जाता है। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। 7th और 10th ऑफ एवरी मंथ तक ये दोनों PDF अपलोड हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने परचम ऐप से PDF बैंक या CA सब्सक्रिप्शन ले रखा है 2023 का, तो जैसे जैसे हम एक एक पार्ट पढ़ते जाएंगे, उसका PDF ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। आपको बार बार डाउनलोड करने की, लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जिन बच्चों ने कल वीडियो मिस किया है या उनको नहीं पता अभी तक, तो आप लोगों के लिए एक और फीचर ला रहा है परचम, एंड दैट इज CA रफ्तार। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन का टूल है। अगर अभी तक करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ नहीं है तो ये टूल आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपने पूरी CA पढ़ी है लेकिन क्विक रिविजन चाह रहे हो, अगेन ये टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 6 मंथ की हेडलाइंस, सारे करंट अफेयर्स की 6 मंथ की सारी हेडलाइंस आपको इस कंपाइलेशन में मिलेगी। एक सिंगल PDF होगा और ई-बुक फॉर्म में होगा और कैटेगरी वाइज होगा, राइट। तो हेडलाइंस है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 2 से 3 लाइन के अंदर आप तक पहुंच जाएगी, और उसका पूरा कंपाइलेशन है, मंथ वाइज है, सेक्शन वाइज है। तो आप parchamclasses.in से CA रफ्तार को एक्सेस कर सकते हो। परचम ऐप पे होगा या नहीं, हम आपको अपडेट कर देंगे। ऑल राइट, विद दिस लेट अस मूव ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट किक स्टार्ट क्वेश्चन। तो किक स्टार्ट क्वेश्चन में 2 सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आज के वीडियो में इन दोनों के आंसर मिलेंगे। पहले से अगर आप इनके आंसर्स जानते हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डेली या वीकली CA पढ़ते होंगे तो जवाब आता होगा, कहीं और से भी तैयारी किए तो कोशिश कीजिए आंसर करने का। सो पहला सवाल है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस, यानी उत्तर भारत का पहला जो स्किन बैंक है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, कौन से शहर में, कौन सी जगह पे किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। वैसे इंडिया के अंदर टोटल 16 स्किन बैंक्स थे, अब एक और इनॉग्रेट हुआ है, लेकिन उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेट CM यानी चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है या उसको लॉन्च किया है, उसको शुरू किया है? उस स्टेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप इनका आंसर कीजिए। मीनवाइल हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, दैट इज स्टेट न्यूज़। ऑलराइट, स्टेट न्यूज़ में हम शुरुआत करेंगे लद्दाख से, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पर चलेंगे और ऐसे करते करते एक एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को कवर करते हुए फर्दर साउथ में मूव करेंगे। तो लद्दाख से देखते हैं, इंडियन नेवीज आउटरीच प्रोग्राम जुली लद्दाख यानी हेलो लद्दाख की शुरुआत की गई। जुली लद्दाख, हेलो लद्दाख किसने स्टार्ट किया है? इंडियन नेवी का ये आउटरीच प्रोग्राम है। या फिर पूछा जाए इंडियन नेवी ने कौन सा आउटरीच प्रोग्राम हाल ही में लद्दाख में शुरू किया, तो जुली लद्दाख। जुली का मतलब होता है हेलो वहाँ की लोकल भाषा में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहली चीज, जो इंडियन नेवी है वहाँ के बारे में यूथ को और बताना, ताकि करियर ऑप्शन की तरह देखा जा सके, जो भी स्कीम्स वगैरह हैं उनके बारे में बताया जा सके। सो नारी शक्ति जैसे एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो विमेन ऑफिसर्स हैं या जो स्पाउसेस यानी वाइव्स हैं उनको भी जोड़ा जाता है या उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है। सो उसके बारे में बताना हो गया, या फिर अग्निपथ स्कीम जो हो गई उसके बारे में बताना हो गया। इसी तरह से जुली लद्दाख के अंदर नेवल वेटरन्स और वीर नारी जो वॉर विडोज है उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह भी रखा गया। सो बेसिकली इंडियन नेवी के प्रोग्राम्स हो गए, एज अ करियर ऑप्शन हो गया, ये सब यूथ तक पहुंचाना। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इनिशिएटिव।
फिर हम आते हैं हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल। हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख के अंदर मनाया गया। एनुअल फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, 2 दिन का यानी 2 डे लॉन्ग एनुअल फेस्टिवल होता है। ये हेमिस मोनास्ट्री जो है लद्दाख के अंदर, वहाँ पे मनाया जाता है। मोनास्ट्री को गोम्पा भी कहा जाता है, ओके। और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में यानी कमोमरेट करते हुए इसको मनाते हैं। और गुरु पद्म संभव तिब्बतन बुद्धिज्म में एक बहुत हाई फिगर माने जाते हैं। देन काफ़ी सारे प्रेयर्स होते हैं, सेक्रेड मास्क होते हैं, डांस होते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो कैसे ध्यान रखना है? हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल कितने दिन का होता है? 2 दिन का होता है। किसकी याद में होता है? गुरु पद्म संभव की। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, हेमिस मोनास्ट्री के अंदर। आगे बढ़ते हैं। So Amit Shah lays foundation stone of बलिदान स्तंभ in श्रीनगर। बलिदान स्तंभ जो श्रीनगर में बनाया गया, उसका फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा गया, नींव का पत्थर रखा गया, वो किसने रखा? अमित शाह ने रखा। यहाँ अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का जो फाउंडेशन स्टोन है कहाँ रखा? तो श्रीनगर में रखा। बस इसी तरह से सवाल बन सकता है। अब देख लेते हैं फटाफट। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में रखा गया। किसकी प्रेजेंस में? वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनकी प्रेजेंस में। क्या होगा सिग्निफिकेंस? जितने भी मार्टियर्स रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनको याद करते हुए रखा गया है। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप होना है और उसी के तहत एक प्रोजेक्ट के तौर पे ये बलिदान स्तंभ भी वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं फर्दर, या अब हम आएंगे उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका कुछ हिस्सा दिया गया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। गंगोत्री नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का नाम क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। अब देखिए काफ़ी सारे नेशनल पार्क है इंडिया में, है ना, मोर देन 105 नेशनल पार्क्स आते हैं। तो कौन से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? या तो जो रिसेंट मोस्ट बने हैं नेशनल पार्क, या जो नेशनल पार्क न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि ये नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, अब पूछा जा सकता है इसके बारे में क्योंकि न्यूज़ में आ गया है। ओके, तो स्टैटिक में भी करंट का जुड़ाव हमेशा रहेगा व्हेनेवर एग्जामिनर फ्रेम्स द क्वेश्चन। तो देखते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू आर्मी एंड ITPB इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे पहली बात उत्तराखंड के अंदर है, गंगोत्री उत्तराखंड। और 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो आर्मी को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को दिया गया है ताकि वो नए बंकर्स और आउटपोस्ट बना सके लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, एक्चुअल कंट्रोल उसके आसपास, तो और अपने स्ट्रॉन्ग बना सके अपने एग्जिस्टेंस को। गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो 1989 में उत्तर काशी के अंदर उत्तराखंड में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और ये भागीरथी रिवर के अपर कैचमेंट एरिया में एग्जिस्ट करता है। और इसी में आता है गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर से जो जब गंगा जी निकलती है ना भागीरथी के नाम से, तो गौमुख है जहाँ से शुरुआत मानी जाती है। हम बोलते हैं गंगा BA पास है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है आगे जा कर के तो वो गंगा के रूप में बहना शुरू होती है, तो BA पास है ना, इस तरह से। सो भागीरथी के रूप में जो भागीरथी नदी है जो आगे जाकर के गंगा कहलाएंगी, उसके अपर कैचमेंट एरिया में ये स्थित है। मैप पे भी अभी हम देखेंगे, उससे पहले पढ़ लीजिए कि ये जो पार्क है ये गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कनेक्टिंग लिंक का भी काम करता है, तो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब देखिए ये आपको इंडिया में उत्तराखंड दिख रहा है, उत्तराखंड को हमने एलैबोरेट कर दिया और यहाँ पे इसको फर्दर देखिए, ये रहा गंगोत्री नेशनल पार्क वाला इलाका, ये गोविंद नेशनल पार्क है और ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम भी ये करता है ना। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की क्योंकि हमने बात की तो ये उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फो है। जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी आती है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट हम डाल देते हैं ताकि आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। सो ITPB क्या है? दिल्ली में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इसका काम क्या होता है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक वाले जो सीनो इंडिया बॉर्डर्स हैं, तिब्बत और इंडिया वाले बॉर्डर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। और टोटल 3488 किलोमीटर्स काराकोरम पास इन लद्दाख से अरुणाचल तक ये पूरा ITPB के एरिया में आता है। सो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, राइट। देन उधमपुर डोडा, अच्छा ये जम्मू एंड कश्मीर की एक न्यूज़ है जो रह गई थी, जो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था ना, वो ये न्यूज़ बाद में आ गई है, नो प्रॉब्लम, कवर कर लेते। उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अमंग द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो जम्मू एंड कश्मीर की जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है, जब उन्होंने एड्रेस किया मास जनता को वहाँ पे, तो उन्होंने अपने पूरे भाषण में ये चीज़ कही कि भाई ये जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये भारत की 550 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैसे उस तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 3 मेडिकल कॉलेज है, एम्स भी है यहाँ पे। पर्पल रेवोल्यूशन जो कि लैवेंडर की जो खेती होती है ना, उसको पर्पल रेवोल्यूशन से जोड़ा जाता है, तो उसकी बर्थ प्लेस है ये। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है पूरी दुनिया का, चेनाब ब्रिज, वो यहाँ पर है। लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, वो यहाँ पर है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाया करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कटरा से दिल्ली चालू हुई, वो इससे रिलेटेड है। नॉर्थ इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज, अटल सेतु जिसे कहा गया, लाइज हियर। जम्मू कश्मीर का पहला इंटर स्टेट ब्रिज, कीरिया गड़ियाल, यहाँ पर है। नॉर्थ इंडिया का पहला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर जो कि दिल्ली को कटरा से कठुआ के वाया होते हुए जोड़ता है, वो यहाँ पे है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चल रहे हैं, हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डेवलप्ड है। सो बेस्ट एवर कनेक्टेड है ये एरिया रेस्ट ऑफ इंडिया से बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। उसी के साथ साथ इंटर मॉडल स्टेशन जो कि कटरा में वैष्णो देवी जाएंगे ना जब, तो वैष्णो माता श्राइन की तरफ जब जो पिलग्रिम्स जाएंगे, तो ये वाला जो स्टेशन है दैट विल बी अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये एक पूरा जस्ट आ गया कि जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट वर्क चले हैं। ऑलराइट, तो अब हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड देख लिया। अब हम आ जाते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने जो कि कंट्रोवर्शियल बन गया, और उसके बारे में देखें। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंडमेंट लाया गया। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 अमेंडमेंट, तो पंजाब असेंबली ने अमेंड किया सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को, जिसके तहत जो गुरबानी होती है हरमंदिर साहिब में, जो पूरी प्रेयर्स वगैरह होती है ना, गुरबानी जो होती है, उसका जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो अब पंजाब टेलीविज़न जो है, पीटीसी जो है, उससे हटाकर, उसकी पहले मोनोपोली हुआ करती थी कि जो गुरुद्वारा साहिब से जो गुरबानी रिलीज़ होती है, लाइव टेलीकास्ट वगैरह होता है उसका, वो सिर्फ पीटीसी चैनल ही दे सकता है। उसकी मोनोपोली हटा करके अब बाकी सारे चैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है। ये अमेंडमेंट लाया गया है और इसको अपोजिशन ने बहुत पुरजोर विरोध किया है। उससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो श्री हरमंदिर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उनके जो गुरबानी वहाँ से ब्रॉडकास्ट होती है, वो सारे मीडिया आउटलेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है एज पर दिस अमेंडमेंट। और इससे एलिजिड मोनोपोली जो है पीटीसी चैनल की, जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी जो है उससे जुड़ा हुआ ये चैनल है, तो उसकी मोनोपोली ब्रेक की गई है। सो डिसीजन ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी स्पार्क की है, स्पेशली अपोजिशन पार्टी ने बातें उठाई हैं कि भाई आपने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सारे गुरुद्वारों को मैनेज कर रही होती है, उससे तो आपने कंसेंट भी नहीं ली और आपने ये अमेंडमेंट कर दिया। ठीक है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 में बनी थी, अमृतसर में हेडक्वार्टर है, और इसका काम है कि भाई पूरा मैनेजमेंट गुरुद्वारों का और सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ना, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ वगैरह में, वो सब इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा है और इसके अगेंस्ट ये कंट्रोवर्सी चली। पंजाब पुलिस लॉन्चेस ओपीएस क्लीन ऑपरेशन, ओपीएसएस ऑपरेशन क्लीन। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया है। क्या होगा ये? ड्रग फ्री। उड़ता पंजाब था ना, तो अभी उड़े ना पंजाब, रही धरती पे पंजाब। तो ड्रग फ्री बनाने के लिए ये ओपीएस यानी ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग जगह रेड्स वगैरह कंडक्ट की गई। बस इतनी सी बात है। अगर पूछा जाए ऑपरेशन क्लीन या ओपीएस क्लीन कहाँ लॉन्च किया गया, तो पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया। दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। Punjab sets target for sowing paddy in 5 lakh acres of land through DSR method। एक न्यूज़ आती है जिसके तहत कहा जाता है कि भाई पंजाब ने डिसीजन लिया है इस बार कि जो पैडी यानी जो राइस अब बोया जाएगा, मानसून सीजन में बोया जाता है ना, तो उसको जो सो किया जाएगा 5 लाख एकर्स ऑफ लैंड डीएसआर मेथड के थ्रू सो किया जाएगा। अब ये डीएसआर मेथड क्या है, ये बन जाता है इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए। तो अब देखिए, पैडी का नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन होता है चावल का, वो कैसे होता है? पानी भर दिया जाता है खेतों में और उस वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर नर्सरी से जो छोटे छोटे सैपलिंग होते हैं चावल के, उनको फिर बोया जाता है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। डीएसआर मेथड में क्या होगा, वही जैसे गेहूं वगैरह बोए जाते हैं ना, कि आप क्यारियां बनाएंगे प्रॉपर और उसके अंदर बीज थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डालेंगे और फिर वहीं पे आप पौधे उगाएंगे। ऐसा नहीं नर्सरी से सैपलिंग लाओ और वाटर लॉक कंडीशन में लगाओ, नहीं, आप सीधे ज़मीन की तैयारी करो पहले और कोई वाटर लॉगिंग नहीं करनी, आप सीड स्प्रेड करके करो। तो इसको डीएसआर मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो इस बार जो टारगेट था उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। 5 लाख एकड़ में हम डीएसआर से
राइस उगाएंगे, जबकि पिछले सीजन के अंदर 2.12 लाख एकड़ का ही टारगेट रखा गया था। मतलब डीएसआर मेथड को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके लिए काफ़ी सारी सब्सिडरीज भी दी जा रही हैं कि सीड ड्रिल्स जो होती हैं, कीटनाशक जो होते हैं हर्बिसाइड वीडिसाइड, उनके लिए भी सब्सिडरी दी जाएगी। उसके अलावा टेक्निकल गाइडेंस, मॉनिटरिंग, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स को। तो सरकार कोशिश कर रही है डीएसआर मेथड को और ज़्यादा प्रचलित करने के लिए, राइट। और देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़े पॉइंट। तो डीएसआर मेथड क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक, यानी बड़े लेवल पे। अब देखो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ये सारा सीडर इस तरह से लगा होता है, सीड्स थोड़ी थोड़ी देर पे और थोड़ी थोड़ी दूर चली जाती हैं मिट्टी के अंदर। सो ब्रॉडकास्टिंग सीड, जिससे कि वाटर सेविंग मेथड होगा। पानी नहीं भरना है आपको ज़मीन में, सीधे सीड डालनी है और फिर उसकी इरिगेशन करनी है जैसे हम बाकी करते हैं। तो इससे क्या होगा भाई? इससे सबसे पहली चीज़ है काफ़ी सारा ग्राउंड वाटर बचेगा। दूसरी चीज़ टाइम बहुत बचेगा। पहले आप नर्सरी में उगाओगे, फिर उनको वापस ज़मीन में रोपोगे, है ना, काफ़ी सारा समय लगता है, मेहनत बहुत लगती है। और वीड की ग्रोथ को भी मिनिमाइज़ किया जाएगा, क्योंकि जब वाटर लॉगिंग कंडीशंस रहती है, पानी बहुत ज़्यादा धरती में रहता है, तो वीड्स भी बहुत बनते हैं। यहाँ पे वीड की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंज क्या है? प्रॉपर नॉलेज होना, बिकॉज चावल बहुत ससेप्टेबल होता है। उसकी जो कंडीशंस हैं, अगर आपने मीट नहीं की, प्रॉपरली सीड्स नहीं डाले, प्रॉपरली उनका रखरखाव नहीं किया, तो वो खेती पे असर पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है। कितनी डेप्थ पे सीड डालनी है, कितना इरिगेशन करना है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो डीएसआर मेथड समझ में आ गया। सो डीएसआर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, वाटर यूसेज कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, राइट। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है कि 20% पानी की बचत होगी अगर डीएसआर की तरफ मूव करने लग जाए पंजाब। फिर हम आते हैं पंजाब से हरियाणा की तरफ। सो हरियाणाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू, सॉरी नॉट हरियाणाज, इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन फ्रॉम जींद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। जो भारत में पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन आएगी, अभी नहीं आई है, 2024 में आनी है, लेकिन जो आएगी वो हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से जाएगी, चालू होगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। और हाइड्रोजन ट्रेन्स जो होंगी, ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली मेथड है। जो हाइड्रोजन है वो पानी के थ्रू बनाया जाएगा, और अभी सिर्फ जर्मनी और चाइना ही हैं जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में बताया गया है। कुछ न्यूज़ में सिर्फ हेडलाइन जानने की होती है, कुछ में काफ़ी डिस्कशन करने का होता है, दोनों ही तरह से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक आ गया आपका किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर। सो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट किया गया। स्किन बैंक क्या होगा कि भाई जो मर जाते हैं, जो डिसीज हो जाते हैं, उनकी स्किन वहाँ पे डोनेट कर दी जाती है और उसकी प्रॉपर प्रोसीजर से क्लीनिंग वगैरह होकर उसको स्टोर कर लिया जाता है। जब कोई बर्न केसेस आते हैं या जिनको स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्किन बैंक से स्किन ले ली जाती है। ओके, तो ऑलरेडी 16 एग्जिस्टिंग स्किन बैंक्स हैं इंडिया में, जिसमें से मैक्सिमम महाराष्ट्र में है। मैक्सिमम स्किन बैंक्स कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है 7, फिर चेन्नई में है 4, 3 कर्नाटका में, 1 एमपी और ओडिशा में है। नॉर्थ इंडिया का पहला नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आया। ऑलराइट, औरंगजेब लेन रीनेम्ड डॉक्टर एपीजे कलाम लेन, अब्दुल कलाम लेन, ठीक है। तो जो औरंगजेब लेन है, यानी पूरा जो रास्ता है, उसका नामकरण कर दिया गया है। अब इससे पहले जो रोड थी ना, उसका नाम ऑलरेडी चेंज कर दिया गया था, पर अब इस पूरी लेन का नाम चेंज किया गया है, यानी उस पूरी हम क्या बोले, रास्ते का। सो दिल्ली का औरंगजेब लेन जो है, उसका नाम बदल के क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। 8 साल बाद, 8 साल पहले क्या हुआ था? 2015 के अंदर जो औरंगजेब रोड है ना, ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर, तो औरंगजेब रोड का नाम चेंज किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड। अब पूरी लेन का नाम चेंज कर दिया गया है, औरंगजेब लेन से डॉक्टर अब्दुल कलाम लेन, ठीक है। और ये लेन जो है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वीराज रोड से कनेक्ट करती है। दिस जस्ट एन एडिशनल इन्फो नॉट नीडेड। ये जो नाम चेंज होता है, ये रोड का, लेन वगैरह का, इट हैज़ बीन डन अंडर सेक्शन 231 ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 1994। उत्तर प्रदेश टू गिफ्ट GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट टू G20 गेस्ट। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 के जो गेस्ट हैं, उनको उत्तर प्रदेश गिफ्ट करेगा, बिकॉज अलग अलग जगह उनकी मीटिंग्स होती है ना, तो उत्तर प्रदेश उन गेस्ट को क्या गिफ्ट करेगा? GI टैग मिले हुए गुलाबी मीनाकारी के हैंडीक्राफ्ट्स। अब जो मीनाकारी होती है, गुलाबी मीनाकारी जो है, उसको GI टैग मिल रखा है बनारस से, ठीक है। और वाराणसी, जो अब वाराणसी कहते हैं, गाय घाट पे मेनली ये इस एरिया में गुलाबी मीनाकारी का काम किया जाता है।
और मीनाकारी की अगर हम बात करें तो 3 तरह की मीनाकारी पॉपुलर है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये गुलाबी मीनाकारी की है। इसमें पिंक कलर जो आपको दिखेगा ना, ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। एक होता है एक रंग खुला मीना। एक मीनाकारी क्या होती है? एक रंग खुला मीना, यानी जिसमें सिर्फ गोल्डन कलर का आपको काम दिखेगा, बाकी कोई कलर्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होता है। एक होता है पचरंगी मीना। पचरंगी यानी 5 रंग। 5 रंग कौन से होते हैं? रेड, वाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक होता है गुलाबी मीना जिसमें पिंक एक प्रोमिनेंट कलर होता है। तो पूछा जाए गुलाबी मीनाकारी कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है, कहाँ से जीआई टैग्ड है? उत्तर प्रदेश से है और वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है, मिशन योजना जो है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश ने इसको अनाउंस किया है लॉन्च करने का। अब देखो मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो बस नंद बाबा गाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कन्हैया जी की गाय थी, नंद बाबा थे, मिलती जुलती बातें हैं, हो जाएगा। सो उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च की है 1000 करोड़ के बजट एलोकेशन के साथ में। इसका मेन काम क्या है? जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, कि जो किसान डेयरी फार्मर्स वगैरह हैं, उनके गांव में ही डेयरी कोऑपरेटिव मिल जाए, ताकि अलग दूर दूर जाकर के उनको मिल्क बेचना ना पड़े, छोटे हल्के फल्के रेट्स में ना बेचना पड़े। जब डेयरी कोऑपरेटिव्स होंगी तो प्रॉपर रेट्स में और अपने गांव में आप दूध बेच पाओगे। सो टू फैसिलिटेट सेल ऑफ मिल्क एट अ रीजनेबल प्राइस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये मेन एम है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम का। गॉट इट? कहाँ? उत्तर प्रदेश। चलिए, कृष्ण जी का एसोसिएशन भी उत्तर प्रदेश से ही होता है ना, नंद बाबा भी यहीं से हो जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस। तो यूपी सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। एल्डर लाइन सेवा या सर्विस कहाँ स्टार्ट की गई? उत्तर प्रदेश में की गई। एल्डर लाइन जो भी बुजुर्ग हैं, जो घर बार नहीं है, जो रोड्स पे रहते हैं, यहाँ वहाँ आपको मिल जाते हैं, तो आप एक सर्विस नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। जो एल्डर लाइन के लोग हैं वो आएंगे, मतलब जो उनको आश्रय देने वाले लोग हैं वो आएंगे और उनको ओल्ड एज होम में पहुँचा देंगे। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। बस इतनी सी इसमें बात है। एल्डर लाइन का नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 14567। और इसके अंदर शेल्टर उनको प्रोवाइड किया जाएगा ओल्ड एज होम्स में। उसी के साथ साथ जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो प्लान कर रहा है कि 6000 एल्डरली जो रह रहे हैं ओल्ड एज होम्स के अंदर, उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम से जोड़ा जा सके, ताकि थोड़ा बहुत उनको फाइनेंशियल एड भी मिल सके। ओके, तो मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है, एल्डर लाइन सर्विस कहाँ स्टार्ट की गई है? यूपी गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट की गई है। 4 more OPOD products from उत्तर प्रदेश इन GI क्लब। यूपी टैली रीचेस 52। अच्छा, कई जगह आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा थोड़ी सी मिसलेड हेडलाइन, जिसमें लिखा है कि 6 या 8 और GI टैग हो गए हैं यूपी से। नहीं, वो ऑलरेडी हमने लास्ट बार जब पढ़ा था तो 48 GI टैग प्रोडक्ट पढ़े थे हमने यूपी से। अब 4 और अनाउंस हुए हैं। ओके, सो +4 हो गया तो 52 हो जाएंगे, राइट। सो टोटल कितने GI टैग हो गए हैं? अब 52 GI टैग हो गए हैं उत्तर प्रदेश से। नाउ व्हाट इज दिस OPOD? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सरकार ने चालू किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इंटरनेशनल अक्लेम या मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जाए और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया जाए, वो डिस्ट्रिक्ट उसी प्रोडक्ट के नाम से जानी जाए। तो उन्हीं 4 OPOD प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश से GI टैग भी मिल गया है और अब टोटल नंबर पहुंच गया 52। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, अमरोहा ढोलक। यूपी में कीर्तन वीर्तन बहुत होता है, मंदिर बहुत है, ऐसे याद आप रख सकते हो। तो अमरोहा ढोलक यूपी से GI टैग हुआ है। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कल्पी हैंडमेड पेपर, ये 4 प्रोडक्ट हैं जो यूपी से GI टैग हाल ही में हुए हैं। एंड अमरोहा ढोलक की अगर हम बात करें तो नेचुरल वुड जो होती है, मैंगो की, जैक फ्रूट या टीक वुड की, इनसे ढोलक बनाई जाती है। कल्पी जो हैंडमेड पेपर हैं, ये जो कल्पी एरिया है ना यूपी में के अंदर, वो हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। और बस इतनी सी बात है। GI टैग क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि अपनी एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफी में बनाए जाने की वजह से उसमें कोई ना कोई विशेष बात होती है, तो उसको GI टैग के लिए आप भेजते हो और अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस पर टैगिंग हो जाती है, जिससे ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसी जगह का है, इसी ज्योग्राफी का है और कोई इस प्रोडक्ट को अपना कह करके नहीं बेच सकता। और ये जो GI टैग होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है। यूपी लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर, चाइल्ड अब्यूज केसेस एट्सेट्रा। तो ऑपरेशन कन्विक्शन
ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ लॉन्च हुआ, कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। तो जितने भी गुंडा राज वगैरह चलता है उसको खत्म करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें पॉक्सो के केसेस आते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। गाय से रिलेटेड अगर गाय का स्लॉटर हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो कोई भी क्राइम होगा तो उस केस में क्या होगा, इमीडिएट अरेस्ट होगी क्रिमिनल की, सारी चीज़ें का पता लगा करके चार्जशीट विद इन 3 days फ्रेम की जाएगी और 30 days के अंदर अंदर ट्रायल हो जाएगा। ये प्लान है पूरा ऑपरेशन कन्विक्शन का यूपी गवर्नमेंट का। Which state government has recently declared to establish prisons as सुधार गृह या रिफॉर्म होम्स। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनाउंस किया है या डिक्लेयर किया है कि भाई जो हमारे प्रिजन्स हैं, कारागृह हैं, उनको सुधार गृह की तरह इस्टेब्लिश किया जाए, कारागृह की तरह नहीं। तो उत्तर प्रदेश ने किया है। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत नई बात हो गई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने पिछले महीने देखा था, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के को फाइनल कर लिया है। अभी बस पब्लिकली इशू होना रहता है या उसका एक नोटिफिकेशन आना रहता है। तो मॉडल प्रिजन एक्ट के तहत जो पुरानी प्रिजन एक्ट चली आ रही है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से, उनको रिफॉर्म करना है। और उस समय पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस होता था, अब जो नई तरह से प्रिजन मैनेजमेंट किया जाए उसमें रिफॉर्म पे ध्यान दिया जाए। तो यही जो केंद्र का एक डिसीजन है उसको सरकार ने फटाफट से इम्प्लीमेंटेशन में लाया है और उन्होंने न्यू जेल मैनुअल तैयार कर ली, जिसके तहत सीएम ने बोला है कि भाई जो हमारे कारागृह हैं उनको सुधार गृह की तरह एस्टैब्लिश करो और न्यू जेल मैनुअल के हिसाब से सारा मैनेजमेंट चालू करो। ठीक है, चलिए। देन लॉन्च ऑफ लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम यानी LEDCS इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गया है लीगल एड्स डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम। अब ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने शुरू किया, कुछ टाइम पहले तेलंगाना के अंदर भी LEDCS स्टार्ट हुआ था। सो बेसिकली क्या है LEDCS, ये न्यूज़ इसलिए डाली गई है, कभी पूछ लिया जाए। सो लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम क्या है, ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं जो अपने केस के लिए वकील वगैरह हायर नहीं कर सकते, तो उनको लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम होता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी अपील्स दायर कर सकें अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस में। अगर उनको पकड़ लिया गया है तो प्री अरेस्ट जब लेके जा रहे हैं तब आप अपनी अपील दायर कर सकते हो, पोस्ट अरेस्ट, बेल के लिए, ट्रायल के लिए, रिमांड के लिए, इन सब के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्कीम जो होती है उसके तहत ये आपको असिस्टेंस दी जाएगी। यूपी के अंदर ये जो लॉन्च हुआ है ये 2 साल के लिए लॉन्च किया गया है। फ्री लीगल एड, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री लीगल एड सरकार की तरफ से दी जाएगी नीडी क्रिमिनल मैटर्स में खास तौर से। ओके, चलिए। सो यूपी से रिलेटेड सारा न्यूज़ हो गया। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। MP गवर्नमेंट टू क्लब नौरादेही एंड दुर्गावती सैंक्चुरीज टू क्रिएट स्टेट्स 7th टाइगर रिजर्व। पे अटेंशन, अभी टाइगर रिजर्व बना नहीं है, ओके, फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन प्रिलिमिनरी अप्रूवल मिल गया है NTCA से यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से। ओके, सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रिलिमिनरी अप्रूवल दे दिया है कि जो नौरादेही और दुर्गावती सैंक्चुरीज हैं उनको मिला करके एक 7वां टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। और उसका नाम जो अभी तक सामने आ रहा है कि रखा जाएगा तो उसको कहा जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, डुबरी और सतपुड़ा। ठीक है, सो इनके अलावा अब ये 7वां आने के पूरे आसार बन रहे हैं। और ये नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट यानी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जब ये नोटिफाई हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। फिर MP से जुड़ी हुई अगली खबर है दैट वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। अब देखो ये पोस्टर डालने के पीछे एक रीजन है। ये जो 6 दिन की गौरव यात्रा प्लान की गई थी रानी दुर्गावती के गौरव को और बढ़ाने के लिए और MP के अंदर ये बताने के लिए कि ऐसी वीरांगना रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फाइनल डे पे शामिल होने वाले थे। जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो इनॉग्रेट करने वाले थे इस यात्रा को, लेकिन बारिश और मौसम खराबी के चलते दोनों लोग तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये गौरव यात्रा क्या रही, रानी दुर्गावती कौन है, ये सारी चीज़ें हमको देखना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज एमिनेंट लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले थे। तो वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के बारे में देखिए कि सबसे पहले ये 6 दिन की एक यात्रा रहने वाली थी, यात्रा तो हुई टू ऑनर 16th सेंचुरी की गोंडवाना किंगडम की रानी रही रानी दुर्गावती। सो कौन सी किंगडम की, गोंडवाना किंगडम की रही और मध्य प्रदेश से ये इनका जुड़ाव रहा। 24 जून को जिस दिन इनको शहादत हासिल हुई है उस दिन को डे ऑफ सैक्रिफाइस के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया। ऐसा माना जाता है कि मुगल से लड़ते हुए और इन्होंने शहादत हासिल की थी।
इनका जन्म 1524 में हुआ था महूबा चंदेला डायनेस्टी के अंदर, और रूलिंग क्वीन रही ये गोंडवाना की 1550 से 1564 तक, राइट। इन्होंने बाज बहादुर को हराया, फिर मुगल एम्परर अकबर और उनके जो कमांडर थे आसफ खान, उनसे इन्होंने जंग लड़ी और काफ़ी लंबी जंग रही, और आसफ खान के साथ ये तो पूरी जंग चल रही थी, उसमें फाइनली इनको शहादत हासिल हुई है। इनके नाम पे ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहों के और इंस्टीट्यूशन के नाम चेंज किए गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर, उसको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नाम रखा गया, राइट। उसके साथ साथ एक पोस्टल स्टैम्प निकाला गया इनके कमोमरेशन यानी याद के अंदर। फिर हम आते हैं बिहार की तरफ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल होगा रामायण टेम्पल, विराट रामायण टेम्पल इसका नाम है, और ये बिहार के अंदर बनने जा रहा है। इसका काम स्टार्ट हो गया है, 2025 तक ये रेडी हो जाएगा। सो लेट अस स्टडी अबाउट इट। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, और ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ पे बन रहा है। 3 माले का यानी 3 स्टोरी का मंदिर होने वाला है, 500 करोड़ की लागत से एस्टिमेटेड ये बन रहा है ना। ये इतना बड़ा मंदिर होगा विराट रामायण टेम्पल कि जो रामलला टेम्पल है अयोध्या का, उससे भी बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट जो अभी करंट सबसे बड़ा टेम्पल है कंबोडिया का, उससे भी ऊंचा होने वाला है। इसके कंस्ट्रक्शन में करीब 250 टन ऑफ महाबलीपुरम ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो थोड़ा पिंकिश सा टिंच देता है ना, दैट इज द वन। और ब्लैक ग्रेनाइट के इस्तेमाल करके 33 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग होगा जब ये रेडी हो जाने वाला है। देन जो ये विराट रामायण टेम्पल है, ये करंट लार्जेस्ट टेम्पल जो मैंने बताया आपको कंबोडिया का अंकोर वाट है, उससे भी ऊंचा रहने वाला है। और ये 3 मंदिरों से इस मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर को इंस्पिरेशन मिली है। कौन से वो 3 मंदिर है? अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स है ही कंबोडिया का, रामनाथ स्वामी टेम्पल है रामेश्वरम का, और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है मदुरई का। इन तीनों के आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर इस मंदिर के आर्किटेक्चर को बनाया गया है। Now from Bihar moving over to Odisha. Odisha की भी काफ़ी सारी खबरें हमको देखनी है, because a lot of important events and news has happened from here. So Odisha becomes the first state to notify a committee for conservation of seeds preserved by tribal farmers. So काफ़ी ज़्यादा आजकल जो मिलेट्स वगैरह की बात चल रही है ना, मिलेट ईयर, और मिलेट्स की इम्पोर्टेंस इंडिया इस्टेब्लिश कर रहा है पूरे इंटरनेशनली। तो जो भी ट्राइबल लोग पुराने तरह के जो अनाज उगाया करते थे, जो लोकल वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स वगैरह होंगे, उनको प्रिजर्व करने के लिए पहली बार इंडिया में एक स्टेट ने कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन दिया है, और वो स्टेट कौन सा है? ओडिशा बन जाता है। सो ओडिशा आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और लैंडरेस वेराइटल रिलीज कमेटी, क्या नाम है इस कमेटी का? लैंडरेस वेराइटल रिलीज कमेटी, टू रिलीज ट्रेडिशनल मिलेट वेराइटीज एज अ सर्टिफाइड सीड। ये सारी वेराइटीज होंगी, उनकी कमेटी बनाई जाएगी, देखा जाएगा, सारी खूबियाँ वगैरह देखी जाएंगी, और उनको सर्टिफाइड सीड की तरह लॉन्च किया जाएगा। और ये सारी वेराइटीज मिलेट्स की ही हैं। लैंडरेस रिफर्स टू इको टाइप्स दैट हैव बीन कल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट। तो लैंडरेस क्या होता है? लैंडरेस वेराइटी ऑफ वेराइटीज़ ना, लैंडरेस वेराइटीज़ जो कि बहुत लंबे समय से उगाई जा रही है, बहुत पहले से उगाई जा रही हैं, और एक ओरिजिनल हैबिटेट में, मतलब वो वहीं से जुड़ी हुई हैं। ओके, फार्मर्स स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं, जो इंटीरियर पॉकेट्स ऑफ ओडिशा में रहते हैं, करीब 62 वेराइटी ऑफ मिलेट्स वो उगाते हैं, और उन्हीं को कंजर्व करना और उनको आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। देन कमिंग ओवर टू रथ यात्रा इन पुरी। जून महीने में ही जो पुरी जगन्नाथपुरी जी की जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत होती है, और इस साल ये जून 20 को यानी 20 जून को हुई। सो व्हाट इज दिस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा? इसके बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इसको गुंडीचा यात्रा या चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। कितने दिनों का होता है? 9 दिनों का होता है। हाउ मेनी डेज? 9 डेज का ये होता है। इस बार 20 जून को इसकी शुरुआत हुई। इसमें लॉर्ड जगन्नाथ जो है, जो पुरी में जिनका भव्य मंदिर है 12th सेंचुरी का बनाया हुआ, सो लॉर्ड जगन्नाथ अपने एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलभद्र और अपनी सिस्टर देवी सुभद्रा के साथ ये 9 दिन की जर्नी पे जाते हैं, ऐसा माना जाता है, और इसी के लिए पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो रथ यात्रा जो है वो 12th सेंचुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, वहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? गुंडीचा टेम्पल में जाती है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि उनके मौसी का या उनका जहाँ जन्म हुआ था वो वाला वो स्थान है, तो यहाँ से निकल के वो वहाँ जाते हैं और फिर वापस लौट करके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो रहते हैं, और फिर बहुधा यात्रा होती है वापस आने वाली।
ठीक है, जाते हैं जगन्नाथ यात्रा और फिर बहुधा यात्रा में वापस आते हैं, जिसको रिटर्निंग चैरियट फेस्टिवल भी कहते हैं। ये कब होता है तिथि वगैरह के हिसाब से, आजकल एग्जाम में ये पैटर्न भी देखा गया है कि आपसे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है कि ये त्यौहार कब पड़ता है। ठीक है, तो ये सेकेंड डे ऑफ उड़िया मंथ होता है आषाढ़ शुक्ल तिथि। आषाढ़ शुक्ल तिथि तो जो दूसरा दिन होता है उस दिन ये होती है, और रिटर्न फेस्टिवल जो होता है बहुधा यात्रा वो आषाढ़ शुक्ल दशमी 10th डे को रिटर्न होता है। तो आषाढ़ शुक्ल की दूसरी तिथि पे जाना होता है और 10वीं पे आना होता है। अब इसमें जो पूरी यात्रा है ना, इसमें आपको 3 ये चैरियट्स जो होते हैं ना, रथ होते हैं, ये देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे ताल ध्वज रथ है वो लॉर्ड बलभद्र का होता है, दर्प दलन रथ है वो सुभद्रा जी का होता है, और नंदी घोष रथ है, कौन सा रथ है, नंदी घोष, जो लॉर्ड जगन्नाथ का होता है। तो ये 3 रथ होते हैं, तीनों के अलग कलर्स होते हैं और अलग लोगों के लिए है, ये गॉड्स के लिए। ओडिशा सेलिब्रेट्स रज एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, एक और पर्व होता है जो ओडिशा में मनाया जाता है और दैट इज कॉल्ड रज पर्व। सो रज पर्व एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, और इसको 14 जून को इस बार मनाया गया। जो पहला डे होता है, फर्स्ट डे जो होता है रज पर्व का, उसको साजा बाजा बोलते हैं, साजा बाजा, और मतलब शुरुआत कर रहे हो आप फेस्टिवल की। सेकेंड डे को बोला जाता है पहली रज। थर्ड डे को मझी यानी बीच वाली जो होती है ना, मझी रज या मिथुन संक्रांति। फोर्थ डे को भूदहा या शेष रज, और फिफ्थ डे जो होता है उसको बासुमती स्नान किया जाता है। जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो जो चक्की वगैरह होती है ना उसमें पीसती हैं और उसको बाथ देती हैं, मतलब उसको मदर अर्थ के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाता है, जो हाथ चक्की होती है, और उसको स्नान करवाया जाता है मदर अर्थ का सिंबल लेते हुए। तो ये पूरा रज पर्व होता है जो ओडिशा में मनाया जाता है, रज पर्व ओडिशा। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्स 1000 करोड़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पुरी। अब देखिए, पुरी का जो पूरा मंदिर है और उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2017-18 में एक आपदा स्कीम आई थी। उस आपदा स्कीम का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर योजना। तो ये पूरा आपदा स्कीम के तहत एक राशि डिसाइड की गई थी, जिसके तहत 3201 करोड़ सैंक्शन किए गए थे इस पूरे डेवलपमेंट के लिए आपदा योजना के तहत। लेकिन अब उसमें 1000 करोड़ और ऐड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी और स्कीम ऐड हो गई, ओवर द टाइम काम और बढ़ गया, इसके चलते। बस इतनी सी न्यूज़ है ये, ठीक है। तो आपदा क्योंकि वापस से न्यूज़ में आई है तो इसका आपको जानना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कैबिनेट ने अप्रूवल या नॉट दे दिया है कि हाँ भाई हम रेकमेंड करेंगे साउरा लैंग्वेज जो है ना उसको 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूजन के लिए। सो ये भी ओडिशा से रिलेटेड है, सौरा लैंग्वेज ओडिशा से रिलेटेड है। ओडिशा सीएम लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। आपसे एक और जो क्वेश्चन किया गया था किक स्टार्ट क्वेश्चन में, तो ये आंसर मिल गया। कौन से सीएम ने लॉन्च की है सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना? ओडिशा सीएम ने लॉन्च की है। संपूर्ण पुष्टि योजना बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जो टीनेज गर्ल्स हैं, जो मदर्स हैं, जो बेबीज़ हैं, इन सबकी संपूर्ण पुष्टि यानी संपूर्ण न्यूट्रिशन के लिए योजना लेकर के आई गई है। टोटल आउटले है इसका 3354.40 करोड़ और 5 years तक के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। चलिए, देन कमिंग ओवर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस बसेस विथ एयर प्योरीफायर इन कोलकाता। सो बसेस जिनमें एयर प्योरीफायर एयर प्योरीफायर लगे हैं, ऐसी बसेस लॉन्च की गई हैं। कहाँ? कोलकाता में। किसके साथ मिलकर के? IIT दिल्ली के साइंटिस्ट के साथ मिलकर के डेवलप की गई है। अभी पायलट के तौर पे 20 बसेस ही लॉन्च की गई हैं और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाई जाएंगी। इस बसेस का नाम क्या है? शुद्ध वायु। शुद्ध वायु, ऑलराइट। Then from here moving over to north east side, so Assam, Tripura, Arunachal से related कुछ news है, देखते हैं। Guwahati becomes the first railway station in north east to get FSSAI Eat Right Station Certificate. Eat Right Station Certificate होता है इस तरह का एक Eat Right Station Certificate होता है कि भाई जो भी स्टेशन पे खाना मिल रहा है वो बहुत शुद्ध है, प्योर है, अच्छी गुणवत्ता का है, क्वालिटी का है एंड सेफ फॉर पीपल। सो उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला रेलवे स्टेशन जिसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, दैट हैज़ बिकम गुवाहाटी। गुवाहाटी हैज़ बिकम दैट। सो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि असम के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है, उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। कौन देता है सर्टिफिकेशन? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI देता है। और ये FSSAI के बारे में कुछ
स्टैटिक इन्फो है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है और 2008 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। असम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर। तो नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, उसके जो दो बैंक्स हैं नॉर्थ और साउथ वाले, उनको कनेक्ट करने के लिए नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में पहला अंडर वाटर टनल बनाया जाएगा असम के अंदर, और पीएम मोदी से इसको अप्रूवल मिल गया है, तो अब ये काम शुरू होना है। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है, राइट। चलिए आगे। सेंटर एलोकेट्स 145 करोड़ टू नागालैंड फॉर यूनिटी मॉल। अब ये भी देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूनिटी मॉल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं कि जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी जो था ना, उसी के तहत यूनिटी मॉल बनाए जाने हैं। ओपीओडी नहीं, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो ओडीओपी के तहत यूनिटी मॉल बनेंगे जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना डिस्प्ले होगा, और इसके लिए यूनियन बजट 23-24 में 5000 करोड़ आउटले रखा गया था यूनिटी मॉल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसमें से 145 करोड़ दिया गया है नागालैंड के अंदर यूनिटी मॉल बनाने के लिए। ये न्यूज़ है, ठीक है, दीमापुर नागालैंड के अंदर। खर्ची पूजा, अब एक और त्यौहार है जो कि जून में देखा गया एक स्टेट के अंदर, द स्टेट इज त्रिपुरा, और त्रिपुरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं खर्ची पूजा। ओके, और ये मेन फेस्टिवल है त्रिपुरा में जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये समझिएगा, ये जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है। 8th डे ऑफ न्यू मून तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है। खर का मतलब होता है आपके सिन जो पाप हैं, और ची या शी का मतलब होता है क्लीन करना, तो अपने पापों को धोना। इस पूरे जो उत्सव है या जो पूरा सेलिब्रेशन है, इसका ही सिग्निफिकेंस होता है। 14 गॉड्स होते हैं। ओके, 14 गॉड्स को वर्शिप किया जाता है रॉयल प्रीस्ट के द्वारा, जिनको शांताय कहते हैं। शांताय, तो शांताय उनको पूजा करते हैं, फिर उनको स्नान के लिए ले जाया जाता है। अब वो सब क्या है देखते हैं। इट लास्ट फॉर 7 days। पहली चीज़ तो खर्ची पूजा कितने दिन चलती है? 7 दिन चलती है, जिसमें जो ओल्ड अगरतला है वहाँ पे 14 गॉड्स का एक टेम्पल है जिसको चतुर्दश देवता भी कहा जाता है, चतुर्दश देवता मंदिर। अब यहाँ पे जो प्रीस्ट हैं वो इन गॉड्स को लेकर के जाते हैं रिवर साइदरा के अंदर, और वहाँ पे उनका स्नान होता है, फिर वापस लाके उनको विराजमान किया जाता है। ठीक है, और ये चांताई ही करते हैं, दे गिव देम बाथ इन द होली रिवर। ठीक है, खर्ची पूजा डेटीज की फुल बॉडी नहीं है, सिर्फ उनके हेड हैं जिनका वर्शिप किया जाता है। सो खर्ची पूजा त्रिपुरा। कमिंग ओवर टू अरुणाचल प्रदेश, अरुण पोल ऐप। अरुणाचल ने लॉन्च किया है अरुण पोल ऐप। सो अरुणाचल पुलिस, अरुण पोल किस लिए होगा? अलग अलग स्टेट अपनी ऐप्स लॉन्च करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी, ताकि आपको स्टेशन जाकर के कंप्लेन लॉन्च ना करनी पड़े, आप ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें कर सके। बस इतनी सी बात है, अगेन ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विहुकू फेस्टिवल, विहुकू नॉट विही, विहुकू, विहुकू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तांगसा ट्राइब है कौन से स्टेट की जिसने फेस्टिवल मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश की तांगसा ट्राइब है जिसने विहुकू फेस्टिवल मनाया है, अरुणाचल प्रदेश की। और एग्रीकल्चरल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस ये फॉलो करती है ट्राइब। और ये जो फेस्टिवल होता है विहुकू, इसका मतलब होता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल। तो अब क्योंकि मानसून वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो जो पैडी है उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा फील्ड्स में, और उसी समय विहुकू फेस्टिवल मनाया जाता है बाय तांगसा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो एग्रीकल्चरल सीजन की शुरुआत के तौर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा खत्म कर लिया, अब हम आ जाएंगे वेस्ट वाले पार्ट पे, और फिर हम साउथ वाला पार्ट कवर करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइंस एन MOU विथ टाटा ग्रुप टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री। गीगा फैक्ट्री बिकॉज 20 गीगा जो कैपेसिटी है, गीगावाट पावर की कैपेसिटी, उसकी पूरी फैक्ट्री बननी है। सो गुजरात ने MOU साइन किया है टाटा पावर के साथ में। किस लिए? इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री, वरना हम इंपोर्ट करते थे, तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अब होगी। सो ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी है कि सब कुछ इंडिया में ही आप बनाइए एंड ऑल। सो 20 गीगावाट पावर प्लांट है। इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है इस पर? 13,000 करोड़ की फेज़ 1 में, फेज़ 1 के अंदर लगी है। ठीक है, चलें आगे। PM लॉन्च न्यू इनिशिएटिव ऑफ सेलिब्रेटिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एज गोद भराई सेरेमनी इन दौसा राजस्थान। दौसा राजस्थान का जिला है दौसा, उसके अंदर एक ऐसी सेरेमनी स्टार्ट की गई कि भाई जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन
वंदना योजना, इसके तहत कुछ फाइनेंशियल राशि भी दी जाती है ताकि मदर जो है, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, वो न्यूट्रिशन वगैरह अपना प्रॉपर ले सके, खान पान अपना कर सके। तो यहाँ पे इस स्कीम को गोद भराई रस्म की तरह मनाया गया और ट्वीट किया गया था, तो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से भी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसको अप्रिसिएशन मिला है। दैट इज़ अ नाइस इनिशिएटिव, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। ठीक है, तो ये योजना भी न्यूज़ में आ गई, तो योजना भी समझो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसको गोद भराई सेरेमनी की तरह ऑब्जर्व करता है राजस्थान का दौसा जिला। ओके, बेबी शावर जिसे हम बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिशन किट्स फॉर द हेल्थ ऑफ बेबीज प्रोवाइड किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ तो जो है वो ठीक है। इट वॉज लॉन्च इन 2017 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह 2017 में ये आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 5,000 रुपीज़ तक का कैश इंसेंटिव्स दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को, यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में, ताकि अपने न्यूट्रिशन पे फोकस कर सके, अपना खान पान ढंग से वो फीमेल कर सके। ओके, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके तहत होता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन विच स्टेट्स कंट्रीज फर्स्ट टॉय ट्रेन रन ऑन CNG इनॉग्रेटेड। तो भाई CNG से चलने वाली पहली टॉय ट्रेन, बहुत देखने को बचकानी न्यूज़ भी लग सकती है पर कई बार बचकानी चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं। तो पहली टॉय ट्रेन जो कि CNG पे चलती है वो कहाँ लॉन्च की गई, राजस्थान के अंदर उदयपुर में की गई। नाम रहा महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। टॉय ट्रेन होती है ना, शिमला विमला में भी चलती हैं। तो पहली टॉय ट्रेन CNG वाली महाराणा प्रताप एक्सप्रेस है, उदयपुर राजस्थान के अंदर लॉन्च की गई। ऐसा कहा गया ये इंडिया की पहली, राइट। दिव्य कला मेला टू बी ऑर्गेनाइज एट जयपुर। दिव्य कला मेला, जो दिव्यांग लोग होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, वो अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह, कला जो भी उनको आती है उससे वो पूरी सामान बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, और उनका मेला लगता है अलग अलग जगह। और 5 इवेंट पहले हो चुके हैं, ये 6th इवेंट है जो कि इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी और इंदौर में ये मेले लग चुके हैं। सो बस इसमें अगेन और कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र, मूविंग ओवर टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र CM लॉन्चेस एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। महाराष्ट्र के जो CM है उन्होंने, जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने अभी तक की एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, यानी एक एक क्लस्टर लिया जाएगा, उसको पूरा डिमोलिश करके और वापस से बनाया जाएगा, क्योंकि वो जो जर्जर बिल्डिंग्स होती हैं जो गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है जो कि एशिया की लार्जेस्ट है, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव रीडेवलपमेंट। एक एक करके नहीं होगा, पूरा का पूरा क्लस्टर एक साथ डेवलप किया जाएगा, यानी मल्टी बिल्डिंग्स एक साथ काम पे लगाई जाएंगी। सो कलेक्टिव रीडेवलपमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड एंड ऑफिशियली डेंजरस बिल्डिंग्स, ये लिया जाएगा। और फेज़ 1 के अंदर थाने में ये काम शुरू हुआ है। थाने एरिया जो है 10,000 हाउसेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब देखो ये जो 10,000 है ना, ये एक साथ इन पे काम स्टार्ट होगा। So 10,000 houses will be constructed in the first phase of cluster development, right? जिसमें हेल्थ, एजुकेशनल, स्पोर्ट, रिक्रिएशनल, पार्किंग, मंडी, सिविक फैसिलिटी सब कुछ एक साथ आएंगी। सो क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम होता है in which several buildings in an area are rebuilt together as a cluster, okay? In one unit, as one unit rather. All right. Varkari communities पालकी फेस्टिवल। सो पालकी फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, या वरकारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, इनमें से कौन सा फेस्टिवल है, पालकी फेस्टिवल है। पालकी होती है ना, पालकी में होके सवार पर, वहाँ पालकी में दुल्हन होती है, यहाँ पालकी में क्या है, जो गुरु है उनकी चरण पादुका वगैरह ले जा करके वरकारी जो कम्युनिटी है वो यात्रा करती है। ठीक है, सो पालकी फेस्टिवल एनुअल पिलग्रिमेज फेस्टिवल होता है, यानी यात्रा, एनुअल यात्रा फेस्टिवल। जैसे हमने जगन्नाथपुरी जी की वो यात्रा देखी, इसी तरह से ये है। लेकिन ये पंढरपुर जाते हैं जहाँ पे विठोबा जिनको कहते हैं ना, हिंदू गॉड विठोबा, वो उनका स्थान है, तो वहाँ तक ये पालकी लेकर के जाते हैं। ये कब होती है, मंथ ऑफ ज्येष्ठ एंड आषाढ़ में, यानी जून जुलाई के अंदर ये होती है। 22 दिन की ये पूरी यात्रा होती है। एंड इसके अंदर इसकी शुरुआत ज्येष्ठ में होती है। 11th डे ऑफ आषाढ़ पालकी पहुंचती है पंढरपुर, जो कि एक पिलग्रिमेज टाउन है, जैसा कि हमने अभी देखा। और ये कहाँ है, चंद्रभागा नदी के ऊपर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और इस पालकी के अंदर क्या होता है, जो भी संत होते हैं उनकी चरण पादुका, यानी उनके स्लीपर्स बोले अगर हम इंग्लिश में, तो उनके पादुका होते हैं। और मेनली जो संत हैं जिनको ये वरकारी ट्राइब पूछती है, उनमें कौन कौन आते हैं, एक तो ध्यानेश्वर जी आते हैं, एक तुकाराम जी आते हैं। तुकाराम जी का नाम आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में, और वो वरकारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, वरकारी कम्युनिटी।
India's first carbon neutral village being developed in भिवांडी तालुका ऑफ थाने। तो अगेन अब हम महाराष्ट्र की ही बात करें, थाने की भिवांडी तालुक जो है वहाँ पे पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज डेवलप हो रहा है। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना आप कार्बन प्रोड्यूस करते हो, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हो, उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब भी करते हो, ट्रीज लगा रहे हो या कोई और स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है। तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ डेवलप हो रहा है? भिवांडी तालुका ऑफ थाने के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अहमदनगर टू बी नेम्ड आफ्टर अहिल्याबाई होलकर। अहमदनगर का नाम किनके नाम पे रखा जाएगा? अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे रखा जाएगा। ये सीएम एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंसमेंट किया है। अहिल्याबाई होलकर कौन? वॉरियर क्वीन रही हैं, जो कि 1725 में इनका जन्म हुआ था और ये फेमस रूलर रही इंदौर किंगडम की। अहिल्याबाई होलकर इंदौर किंगडम की रूलर रह चुकी हैं और इनके नाम पे ये अहमदनगर का नामकरण होगा। और इससे थोड़े टाइम पहले अगर आपको ध्यान हो तो बांद्रा वर्सोवा सी लिंक ब्रिज जो है उसका नाम वीर सावरकर सेतु करने की भी बात अनाउंस की गई थी सीएम द्वारा। अ मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अ पर्सन टिलिंग अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड इन ओरवाकड़ू विलेज इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के ओरवाकड़ूर गांव में भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति का चित्र करते हुए एक मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग को पाया गया है। ये एक व्यक्ति है और उसके हाथ में हल जैसा कुछ है कि वो टिलिंग कर रहा है, यानी खेत जोत रहा है। इस तरह की एक रॉक पेंटिंग किसी एक केव में पाई गई है। और ये कहाँ, ये कौन से पीरियड की है? ये मेसोलिथिक पीरियड की है। मेसोलिथिक यानी मिडिल जो एज है उसकी है, मिडिल स्टोन एज की। और ये गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक केव के अंदर, ओरवाकुड़ू गांव के अंदर पाई गई है। तो इससे रिलेटेड अब हम देख लेते हैं। पेंटिंग किससे बनी है? नेचुरल वाइट क्योलिन और रेड ऑकर पिगमेंट, रेड और वाइट पिगमेंट से बनाई गई है, लेकिन समय के साथ काफ़ी फेड हो गई है। ओके, मेसोलिथिक एज अब की क्योंकि एक पेंटिंग पाई गई है तो मेसोलिथिक एज इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। पेलियोलिथिक एज जो ओल्ड स्टोन एज है और नियोलिथिक जो कि न्यू स्टोन एज है, उनके बीच में ये एज लाई करती है। इसका टाइम फ्रेम यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली एनसीईआरटी के ऊपर अगर अपन जाएं तो 12,000 से 10,000 साल पहले ये एज ये टाइम रहा है। और इस समय जो लोग थे वो प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर्स थे, मुख्य रूप से हंटर गैदरर्स थे। तो ऐसे समय में भी लेकिन एग्रीकल्चर के सिंबल साइंस देखने को मिले हैं। इस समय जो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था वो जनरली छोटे छोटे टूल्स होते थे जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ओके, सो मेसोलिथिक टाइम की ये पेंटिंग गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर। देन करी इशाद मैंगो को मिला है जीआई टैग। कहाँ से? करी इशाद कर्नाटका से मिला है। सो अब हम आ जाते हैं कर्नाटका के अंकोला की बात कर रहे हैं हम। सो करी इशाद मैंगो है अंकोला कर्नाटका के अंदर, उसको जीआई टैग मिला है। एक्चुअली मैंगो की दो वैरायटी यहाँ पे देखी जाती है, एक होता है करी इशाद और दूसरा होता है बिली इशाद। करी इशाद का जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्वीट होता है और थिन स्किन होती है। ये आम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है लेकिन इसका पल्प बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो आम के पल्प से बनती है ना, ऊदे से, उसके लिए इसको निकाल के यूज़ किया जाता है और इसको मिड मे में हार्वेस्ट किया जाता है। बस इतनी सी बात है। करी इशाद मैंगो को कहाँ से जीआई टैग मिला है? कर्नाटका से मिला है। कर्नाटका अनाउंसेस फ्री बस ट्रैवल स्कीम जिसका नाम है शक्ति फॉर वुमेन। तो शक्ति स्कीम फॉर फ्री बस ट्रैवल कहाँ लॉन्च की गई है? कर्नाटका में की गई है। और इसी के साथ साथ ये तो एक है कि भाई विद इन द बॉर्डर्स, इंटर स्टेट नहीं, विद इन द बॉर्डर्स अगर फीमेल ट्रैवल करती हैं तो शक्ति स्कीम के तहत फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 4 स्कीम्स का और अनाउंसमेंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गृह ज्योति गृह ज्योति के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी सभी हाउस होल्ड को कर्नाटका के अंदर, ठीक है। फिर आता है अन्न भाग्य स्कीम। अन्न भाग्य यानी कि 10 किलो तक जो राइस है या फूड ग्रेन है फ्री में पहुंचाया जाएगा, हर हाउस होल्ड को दिया जाएगा, बीपीएल फैमिलीज को पर्टिकुलरली, हर का मतलब बीपीएल, ठीक है। तो ये जो फ्री यूनिट थे 200, ये तो सभी को दिए जाएंगे। जो अन्न भाग्य स्कीम है ये बीपीएल फैमिलीज के लिए है। गृह लक्ष्मी स्कीम, ये क्या था? गृह ज्योति, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। गृह लक्ष्मी यानी कि फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी फीमेल इन द हाउस को 2,000 रुपये की, हेड ऑफ द वुमेन ऑफ द हाउस को सालाना,
ठीक है। और फिर है युवा निधि। युवा निधि किसके लिए होगी? अनएम्प्लॉयड जो यूथ है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, डिप्लोमा कर लिया पर उसको नौकरी नहीं मिली, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा 3,000 रुपये का अगर वो ग्रेजुएट है, 1,500 रुपये का अगर वो डिप्लोमा होल्डर है। अगर 2 साल तक ये मिलेगा अगर उनको जॉब नहीं मिलती है 6 महीने के अंदर अंदर अपना डिप्लोमा या कोर्स करने के बाद, डिग्री करने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि कर्नाटका ने हाल ही में अनाउंस की हैं। फिर हम चलते हैं फाइनली तमिलनाडु की तरफ। तो एक सेल्ट बोले तो जैसे कोई भी एक कुल्हाड़ी हो या फावड़ा हो तो उसके आगे का जो पीस होता है ना, उसको सेल्ट कहा गया है। तो एक सेल्ट बिलोंगिंग टू नियोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक पीरियड वॉज डिस्कवर्ड इन पूथीनाथम विलेज इन धर्मपुरी तमिलनाडु। सो धर्मपुरी तमिलनाडु के अंदर ये एक सेल्ट पाया गया है। कौन से टाइम का? नियोलिथिक एज का। तो नियोलिथिक एज के बारे में भी जानना है। नियोलिथिक जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, फाइनल स्टेज होता है कल्चरल एवोल्यूशन का और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। अगर हम प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की बात करें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट वाली स्टेज प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की मानी जाती है। स्टोन टूल्स होते हैं इसमें, शार्प होते हैं, पॉलिश होते हैं, ग्राइंडिंग वगैरह के काम में आते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखा गया है। परमानेंट विलेजेस बना करके इंसान उस समय रहने लग गया था और काफ़ी सारी पॉटरी और क्राफ्ट्स वगैरह देखने को मिली। इस समय मड और रीड से घर बनाए गए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप्स के। देन कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें इंडिया में तो मेहरगढ़ जो कि ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट थी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर। देन बुरज़होम कश्मीर के अंदर, चिरोन बिहार के अंदर। ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि इंडिया से कनेक्टेड रही। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गेव फाइनल नोट टू कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट इन बे ऑफ बंगाल। सो जो तमिलनाडु है, जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी समय से एक प्रपोजल रखा था कि हमें कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट बे ऑफ बंगाल के अंदर बनाने को परमिशन मिल जाए और यूनियन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से नॉड यानी अप्रूवल का वेट था और वो नॉड मिल गया है। सो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ग्रांटेड कोस्टल रेगुलेशन जोन अप्रूवल, क्योंकि कोस्टल एरिया के अंदर ये बनेगा, राइट। तो वो अप्रूवल मिल गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि डॉक्टर कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट आप बे ऑफ बंगाल में बना सकते हो ऑफ द मरीना बीच चेन्नई। एंड डॉक्टर कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट जो है वो लेट एम करुणानिधि जो कि एक्स CM रह चुके हैं तमिलनाडु के, उनको डेडिकेटेड है। वो लिखते भी बहुत थे और उनका पेन नेम था कलाइग्नर। ओके, और पेन नेम क्या होता है? जैसे हम एक और नेम रख लेते हैं ना, राइटिंग्स वगैरह के लिए कई लोग रखते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है जी। देन न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से भी एक ट्वीट आया कि भाई हम न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें फ्री सीड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1000 फार्मर्स को। तो इस पे भी PM मोदी का एक रीट्वीट हुआ अपलोड देते हुए। उन्होंने अप्रिशिएट किया है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट को जो कि लक्षद्वीप में चल रहा है। सो बस इतनी सी बात है कि वेजिटेबल सीड्स जो हैं वो 1000 फार्मर्स को दी गई ताकि वो वेजिटेबल उगा सकें, फिर खुद भी कंज्यूम कर सकें, बेच भी सकें। तो एक तरह से सेल्फ रिलायंट भी होंगे और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ये रखता है प्रोजेक्ट। तो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है? किसी भी चीज़ को अगर डायरेक्ट अप्रिसिएशन मिल जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, देन शॉर्ट न्यूज़। अब देखो हमने कुछ एक न्यूज़ का तो डिस्कशन कर लिया ना, कुछ एक न्यूज़ ऐसी है जिनको आपको सिर्फ वन लाइनर की तरह पढ़ना है। तो जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स लैवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लैवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत की। मैंने आपको बताया था लैवेंडर फेस्टिवल लैवेंडर फ्लावर से रिलेटेड है और लैवेंडर फ्लावर से रिलेटेड ही पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको इनॉग्रेट किया गया। श्रीनगर विल गेट अ स्मार्ट सिटी टैग बाय जून 2024। स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं वहाँ पे, है ना। केरला CM पिनराई विजयन ने लॉन्च किया है केरला फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो अपना खुद का स्टेट का वाईफाई और अपना एक खुद का ऑप्टिक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला स्टेट केरला है और उसमें ये प्रोजेक्ट जो है केरला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट उसको लॉन्च कर दिया है CM ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर FSSAI इन गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद यूपी में FSSAI का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया है। हरियाणा ने अनाउंस किया है एक मंथली पेंशन 10,000 रुपये की पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्डीज के लिए। उनके स्टेट से जो भी ये अवार्ड लेकर के आएंगे 10,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। सेंटर हैज एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी लेड बाय अजय लांबा
जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट रह चुके हैं, मणिपुर के अंदर जो भी वायलेंस चल रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बनाई गई है। किसकी लीडरशिप में? अजय लांबा जी की लीडरशिप में वो पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये अजय लांबा नाम आपको याद रखना है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह एड्रेस दी वित्तस्त महोत्सव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। वो चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ गए थे, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो वित्तस्त जो महोत्सव है वो कहाँ हुआ? श्रीनगर JNK के अंदर हुआ। और कौन चीफ गेस्ट के तौर पे गए वहाँ पे? सो अमित शाह गए। ठीक है, ऑल राइट। सो विद दिस वी आर डन विद अ मेजर चंक विच इज स्टेट न्यूज़। अभी भी काफ़ी कुछ बचा है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज साइंस टेक में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है, बट स्टिल वी आर डन विद वन एरिया। सो नाउ लेट अस मूव ओवर टू द सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, इस पे आगे बढ़े उससे पहले सवाल के बारे में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 महीने के अंदर आपके लिए सवाल ई बुकलेट लाई जाती है। एक ई बुकलेट ऑलरेडी आपके लिए मार्च के अंदर ला दी गई थी। अब दूसरी जो ई बुकलेट है बाय द 10th of June आपके लिए आ जाएगी, जिसमें कि अप्रैल, मई और जून से रिलेटेड 300 MCQs होंगे। क्वेश्चन होगा, MCQ ऑप्शंस होंगे, राइट आंसर होगा और फिर उससे रिलेटेड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो आप सिर्फ इस सवाल ई बुकलेट के बेसिस पे भी अपने क्वार्टरली करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो। नहीं तो आप खुद को अगर सारी थ्योरी आप जैसे पढ़ते हो यहाँ से, उसके बाद आप क्वेश्चंस निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। प्रैक्टिस रिविजन्स लेना चाहते हो ले सकते हो। सो जिनको भी MCQ की ज़रूरत है करंट अफेयर के, उनके लिए पूरी बुकलेट है। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जिसमें चारों ई बुक्स आ जाएंगी और वो आपको परचम ऐप पे मिलेगा। और इंडिविजुअल जो ई बुक है हर क्वार्टर की, वो परचमclasses.in से आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले साइंस से रिलेटेड कुछ देखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है फुट रॉट डिजीज। फुट रॉट डिजीज किससे जुड़ी हुई है? बासमती राइस से जुड़ी हुई है। किससे रिलेटेड है? बासमती राइस से रिलेटेड है फुट रॉट डिजीज। ध्यान रखेंगे। तो काफी फार्मर्स की कंसर्न है कि फुट रॉट डिजीज है वो सैपलिंग्स में, बासमती राइस के सैपलिंग्स के अंदर नर्सरीज में देखी गई है। नर्सरीज में जो हम छोटे छोटे सैपलिंग उगाते हैं ना, तो उसके अंदर ये फुट रॉट डिजीज आ रही है, जिसमें जो ग्रेन है, जो मेन जो पत्तियां वगैरह हैं, वो पेल येलो कलर की हो जाती है सैपलिंग। ग्रेन नहीं, ग्रेन तो आएगा ही नहीं सैपलिंग में। जो सैपलिंग है, छोटा पौधा है, वो पेल येलो कलर का हो जाता है और इलोंगेट हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। ये क्यों होती है फुट रॉट डिजीज? ये एक फंगस की वजह से होती है जिसका नाम है फ्यूजेरियम वर्टिसिलियोइडिस। वर्टिसिलियोइडिस। सो ये फंगस है और इसको बाकानी डिजीज भी कहा जाता है। बाकानी डिजीज, फुट रॉट डिजीज को बाकानी डिजीज। और एक सॉइल और सीडबोर्न डिजीज है। ये जो फंगस है सॉइल और सीड की वजह से आती है, जिसकी वजह से पूरा बासमती राइस की जो आपकी सैपलिंग्स हैं वो खराब हो सकती हैं। और इंडिया बासमती राइस के लिए जाना जाता है। 7 स्टेट्स हैं जो GI टैग्ड हैं बासमती राइस के लिए। कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। ये GI टैग्ड है फॉर बासमती राइस प्रोडक्शन। ऑलराइट, चलिए। देन होमो नालेडी। होमो नालेडी ये एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में बना रहा। होमो नालेडी से रिलेटेड एक रिसेंट स्टडी आई कि इन लोगों के अंदर जो कि हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, उनके अंदर लोगों को दफनाने की प्रथा थी। ओके, जबकि हम ऐसा मानते थे कि ये प्रथा उस समय नहीं चलती होगी, पर लोगों को दफनाने की प्रथा थी। तो अब हम देखते हैं ये खबर है क्या। होमो नालेडी के जो अवशेष थे वो 2013 में ही खोज लिए गए थे, पर उनसे रिलेटेड एक तथ्य है जो अब सामने आया, एक फैक्ट है जो अब सामने आया। अ स्टडी हैज बीन पब्लिश जिसने सजेस्ट किया है कि जो होमो नालेडी है, जो कि एंशिएंट ह्यूमन स्पीशीज रही है, वो बरी करते थे अपने डेड को और मीनिंगफुल सिंबल्स बनाते थे उनकी याद रखने के लिए। ठीक है, उस जगह को याद रखने के लिए केव के अंदर। सो होमो नालेडी एक स्पीसीज है ह्यूमंस की, जिसको कि राइजिंग स्टार केव सिस्टम जो है, कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। वहाँ इस स्पीशीज के जो अवशेष हैं वो खोजे गए थे 2013 में। और ये जो राइजिंग स्टार केव सिस्टम है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पे होमो नालेडी के केव जो अवशेष है वो 2013 में खोज लिए गए थे, लेकिन अब एक स्टडी सामने आई है जिसमें कि जो रिमेन्स हैं जो बरी किए गए थे वो ढूंढे गए हैं और उनके बारे में पता लगा है। एटलीस्ट 15 इंडिविजुअल्स के रिमेन्स मिले हैं, जिनमें अडल्ट, जुवेनाइल्स और इन्फेंट्स वगैरह शामिल हैं। और ये लार्जेस्ट कलेक्शन है एक सिंगल ह्यूमन स्पीशीज़ का या होमिनिन स्पीशीज़ का अफ्रीका में। पॉसिबली 2 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्टेंस में रहे होंगे। सो ली बर्जर और उनकी टीम ने ये स्टडी सामने लाई है, ये रिसर्च सामने लाई है। व्हाट इज फिश किल?
ना न्यूज़ के अंदर एक फिनोमिनन सामने आया, एक मेजर इंसिडेंट सामने आया, जिसमें कि जो टेक्सास है, टेक्सास के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की संख्या में फिश, मरी हुई फिश कोस्ट की तरफ पानी के साथ साथ आ रही हैं। ओके, तो इस पूरे फिनोमिनन को फिश किल कहा गया। क्या होता है ये फिश किल फिनोमिनन? जब एक साथ हज़ारों की संख्या में फिश या वाटर ऑर्गेनिज्म जो है वो मारे जाएं एक ही रीजन में, पर्टिकुलरली ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इन वाटर, सफोकेट होकर के ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब वो मरते हैं, उसको फिश किल कहा जाता है। अभी ऑक्सीजन की कमी होती क्यों है? इसके 2-3 रीजंस होते हैं। मेन रीजन है वार्मिंग अप ऑफ द वाटर्स। जब वाटर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। पानी जितना ठंडा रहेगा उतनी डिजोल्व ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिशेस मरती है। दूसरा रीजन हो जाता है कि जो पानी है वो स्थिर है। पानी जितना चलता है, जितना हवा से मिक्स होता है, उतनी ऑक्सीजन उसमें आती है, और अगर स्थिर वाटर है तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा। तीसरा हो सकता है जो क्लाउडी कंडीशंस है, कि बहुत ज़्यादा बादल है, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ऑक्सीजन रिप्लेनिश नहीं हो पाती। तो ये 3 मेजर रीजंस है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वार्मिंग अप ऑफ द ओशंस एंड द वाटर बॉडीज। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वार्मिंग बढ़ेगी, और उसकी वजह से फिश किल्स की टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। टेक्सास वाले इलाके में या एरिया में हर साल अमूमन ये फिनोमिनन देखने को मिलता ही है। अब ये बढ़ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया जो लिखा हुआ है। बीचेस में साउथ ईस्ट टेक्सास में बहुत सारी फिशेज आई जिनको फिश किल कहते हैं। लो लेवल्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हुआ। मेन फैक्टर्स वार्मिंग ओशंस, देन काम सीज की वजह से लो मिक्सिंग और लो फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ क्लाउडी स्काइज। ओके, सो रिमेन्स ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ डक बिल्ड डायनासोर फाउंड इन चिली। सो डक बिल्ड डायनासोर्स हैं, उनकी एक स्पीशीज है जिसको सदर्न इक्वेटोरियल रीजन में उसके अवशेष देखे गए हैं, और ऐसा माना जाता था कि तो सदर्न हेमिस्फेयर में तो जाते ही नहीं थे, ये नदर्न हेमिस्फेयर में ही रहते थे। तो ये जो एक धारणा थी अभी तक साइंटिस्ट की, उसको चैलेंज किया गया है, इस रिसर्च ने चैलेंज किया है। ऑलराइट, सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, लेट अस सी। सो वेयर इज चिली भाई? साउथ अमेरिका में पड़ता है। पैटागोनियन, ये वाला पूरा पैटागोनियन डेजर्ट वाला इलाका है, ये पूरा चिली है। सो पैटागोनियन चिली इस रीजन को कहा जाता है। सो साउथ अमेरिका के चिली में अवशेष मिले हैं किसके? रिमेन्स ऑफ स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर प्रीवियसली अननोन इन सदर्न हेमिस्फेयर हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? चिली। पहले सदर्न हेमिस्फेयर में जाना ही नहीं जाता था कि कभी गया भी होगा ये डायनासोर। ओके, और डकबिल डायनासोर बहुत पुरानी प्रजाति है डायनासोर्स की, हर्बीवोर यानी शाकाहारी डायनासोर है। चिली के अंदर इनके अवशेष मिले हैं, और जिस स्पीशीज के अवशेष मिले हैं उसको नाम दिया गया है गोनकोकेन नानोई। गोनकोकेन नानोई, और ये 72 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। चिलियन पैटागोनिया से इनके अवशेष मिले। तो ऐसा माना जाता है कि अच्छा भाई ये यहाँ तक आए हैं तो ये हो सकता है अंटार्कटिका तक भी गए हैं। ओके, तो अब ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं चलेंगी। सो ये जो बहुत एंशिएंट स्पीसीज है हेड्रोसॉर्स की, जो कि डक बिल्ड टाइप ऑफ डायनासोर्स की एक वैरायटी है, टाइप है, वो नॉर्थ अमेरिका में कॉमन थे, एशिया में, यूरोप में यानी नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलते थे ऑफ द इक्वेटर, पर सदर्न साइड में अब देखने को मिले। और ये किस समय पाए जाते थे? ऐसा माना जाता है क्रिटेशियस पीरियड में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 145 टू 160 मिलियन ईयर्स अगो वाला जो टाइम था। ओके, और गोनकोकेन नानोई जो कि 5th स्पीशीज है डायनासोर्स की, जो कि चिली से पाई गई है, उनको एक्चुअली इस स्पीशीज को 2013 में खोज लिया गया, चिली के अंदर अब डिस्कवर किया गया। अदरवाइज ये जो स्पीशीज है कब मिल गई थी? 2013 के अंदर मिल गई थी, राइट। वाई क्रोमोसोम जीन्स लिंक टू एजिंग एंड लाइफ स्पैन रेगुलेशन। जो हमारे अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, फीमेल्स के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। सो ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, अब स्टडीज़ ने ये बताया कि इसके जो जीन्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं एजिंग और लाइफ स्पैन रेगुलेशन से। कितनी एजिंग होगी, कितना एज आपका रहेगा, कितना आप जियोगे, कितना जल्दी एज करोगे, ये सारी चीज़ें वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि वाई क्रोमोसोम में वो जीन्स होते हैं जिनको हम एजिंग और लाइफ स्पैन रेगुलेशन से लिंक कर सकते हैं। सो बेसिकली इतनी सी न्यूज़ है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई होता है, वाई रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल के। सो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में DNA होता है जो कि जेनेटिक मैटर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्रोमोसोम में ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये आप देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम। सो दो
क्रोमैटिड से मिलकर के ये क्रोमोसोम बनता है। दिस इज वन क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, और इसके अंदर एक डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डीएनए एसिड। सो हर स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल के अंदर एक सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अगर हमारी बात करें तो 22 पेयर्स तो नॉर्मल होंगे हमारे, उसके बाद एक पेयर होगा जो कि या तो एक्सेस होगा या एक्स वाई होगा, तो ये तो कॉमन होते हैं सबके अंदर, बस वो एक वाई क्रोमोसोम से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर का मतलब 2, 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम, और एक पेयर हो गया हमारा एक्स एक्स या एक्स वाई वाला, सो टोटल 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर होते हैं। देन जो एक्स क्रोमोसोम होता है, अभी स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया है कि वो 3 टाइम्स लार्जर होता है वाई क्रोमोसोम से, और एक्स क्रोमोसोम में 900 जीन्स होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में सिर्फ 55 जीन्स होते हैं। सो वाई क्रोमोसोम इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना लगता है सबको, लड़का ही होना चाहिए। सो इतना भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता वाई क्रोमोसोम, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है और थोड़ा सा मजाकिया तौर में भी कहना है। चलिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया, 3 स्टेट्स रिजेक्टेड अ प्रपोजल। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो कॉटन है उसके लिए एक ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली म्यूटेटेड क्रॉप को टेस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्टैक्ट किया गया। अभी मैं पूरा किस्सा बताऊंगी, और उसमें से 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इसकी टेस्टिंग नहीं करना चाहेंगे अपने स्टेट्स के अंदर। वो 3 स्टेट्स जिन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट किया कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इन्होंने मना कर दिया, नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो आप बता रहे हो वो हम हमारे फील्ड्स में टेस्ट करने के लिए उगाने की परमिशन नहीं देंगे। सिर्फ हरियाणा था जिसने परमिशन दी। तो अब कहानी इस तरह से है कि हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड CRY2AI जीन कैरी करती हुई एक कॉटन बनाई। उस कॉटन की खासियत ये है कि वो रेजिस्टेंट है पिंक बॉलवर्म से। पिंक बॉलवर्म एक पेस्ट होता है जो कि बीमारी कॉज कर देता है कॉटन के अंदर। तो ये जीन डालने से उसके अंदर ये पिंक बॉलवर्म से वो रेजिस्टेंट हो जाती है, बच जाती है, उसको ये कीड़ा या वर्म नहीं लगेगा। तो अब क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक जीन्स सीड्स हैं, यानी कि जिनमें कोई एक जीन डाला गया है उसमें कोई स्पेशल बात लाने के लिए, उनको ओपन फील्ड में टेस्ट करना होता है कि वो ढंग से उग रही हैं, प्रोडक्शन कितना आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आपने खास बात बोली है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं, तभी उनको GEAC से फाइनल अप्रूवल मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस GEAC? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, राइट। लेकिन ये जो टेस्टिंग है ओपन फील्ड में, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो डिसाइड करेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो जब ये कंपनीज ने कॉन्टैक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को, तो 3 स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं टेस्टिंग करना देना चाहते। इन्होंने रीजंस नहीं बताए हैं हालांकि, बट ये जो मुद्दा है थोड़ा सामने आया तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो अब क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या फ़ायदे होते हैं? आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लो। जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई किया गया है, जिनमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी ओरिजिनली, अगर उन्होंने जीन ऐड करने से वो डाली है तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कह देते हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ कॉटन है जो कि कमर्शियली कल्टिवेट की जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ के अंदर। बाकियों पर अभी शोध चल रहा है, पर अभी कमर्शियल क्रॉपिंग उनकी स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, इसको रेगुलेट करने वाली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल, है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो किसके तहत इनको कॉन्टैक्ट रेगुलेट करती है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की खासियत क्यों किए जाते हैं ये क्रॉप मॉडिफाई? ऑब्वियसली उनको कुछ बेटर बनाने के लिए। हो सकता है कुछ बीमारियां बहुत इजीली पकड़ते हैं, हो सकता है उनका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है ना, हो सकता है कि ध्यान बहुत रखना पड़ता है, राइट। तो इन कुछ ऐसी चीज़ें उनमें डाल दी जाती हैं जिससे कि आमदनी अच्छी हो सके, प्रोडक्शन अच्छा हो सके, बीमारियों से कम जूझें, वो रेजिस्टेंट बन सके क्लाइमेट के, पेस्ट वगैरह के। सो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए, और बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं ये, बहुत जल्दी ईल्ड दे देते हैं, ओके। डिजीज़ या ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा डिज़ायरेबल ट्रेट होते हैं, इन सब के चलते GMOs बनाए जाते हैं। पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर रैपिड डिवाइस चार्जिंग। सो एक नया तरह का सुपर कैपेसिटर बनाया गया है जो कि डिवाइसेस को सेकंड्स में चार्ज कर देगा। पर वो किससे बना है? वो पेपर बेस्ड है, वो पेपर बेस्ड है, सीवीड से बनाया गया है। दुनिया का सबसे हल्का और सबसे थिन सुपर कैपेसिटर इसको कहा गया है। किसने बनाया? गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। और सेल्यूलोज नैनो फाइबर्स जो कि सीवीड से निकाले गए हैं उनसे इनको बनाया गया है। तो लाइट वेट है, बायोडिग्रेडेबल है, फुल्ली चार्ज कर देगा एक डिवाइस को 10 सेकंड के अंदर,
और बहुत स्ट्रेंथ भी है, परफॉर्मेंस भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। राइट, चलिए। व्हाट इज वाटरमेलन स्नो? नाउ ये वाटरमेलन स्नो क्या है? सो अगेन जो बर्फ़ वाले इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है पहाड़ों पे, वहाँ पे एक टेंडेंसी देखने को मिली और वो थी वाटरमेलन स्नो। सो वाटरमेलन कलर से रिलेटेड एक स्नो का कलर हो जाता है। सो दिस इज सीन इन स्नोई माउंटेन रीजन्स। यहाँ पे जो स्नो है वो पिंकिश हो जाती है। क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? ये होती है एक ग्रीन एल्गी की ब्लूम की वजह से। अब आप बोलोगे ग्रीन एल्गी है तो पर्पलिश कलर, पिंकिश कलर क्यों दे रही है? क्योंकि ये एक सेकेंडरी पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। और पहले इस एल्गी का नाम देख लो। इस एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास निवालिस। क्लेमाइडोमोनास निवालिस। ये इस एल्गी को ठंड, बर्फीली जगह पसंद है और ये वहीं पे ब्लूम करती है। और जब ये ब्लूम करती है तो क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उस रोशनी से खुद को बचाने के लिए एक सेकेंडरी पिगमेंट रिलीज करती है रेडिश कलर का, और उस पिगमेंट को, कैरोटेनॉइड पिगमेंट को कहा जाता है एस्टैक्सैंथिन। और इसकी वजह से वो पूरा इलाका जहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है वो पिंकिश कलर का दिखता है। तो ये इसका सेकेंडरी पिगमेंट है, इसका प्राइमरी पिगमेंट तो ग्रीन ही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। फॉस्फोरस डिस्कवर्ड ऑन सैटर्न्स मून एनसेलेडस। सैटर्न का जो मून है, सबसे चमकदार मून सैटर्न का कौन सा है? एनसेलेडस है। सबसे बड़ा मून सैटर्न का कौन सा है? टाइटन है। सो ये जो एनसेलेडस मून है सबसे ब्राइट, उसके ऊपर फॉस्फोरस की खोज की है नासा के कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने। फॉस्फोरस वहाँ पे देखा गया है। बस इतनी सी बात है। तो इसलिए क्योंकि ये एनसेलेडस न्यूज़ में आ गया तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द मून्स ऑफ सैटर्न, और पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है ये। और इसको डिस्कवर 1789 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हैशल ने किया था। और बस इसके ऊपर बहुत सारा स्नो है, ये बहुत एक्टिव है। इट इज़ आई डोंट नो, यहाँ लिखा हुआ है ना एक्टिव मून है। एक्टिव मून मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फ्रोजन ओशन, ये सब हैं। ओके, तो एक्टिव है यहाँ पे, जो भी गतिविधियाँ हैं चलती रहती हैं एटमॉस्फेयर में या फिर लैंडफॉर्म्स के अंदर। और यहाँ पे फ्रोज़न वाटर के फॉर्म में बहुत आइसी शीट है जो कि बहुत स्मूथ है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। ब्राइटेस्ट बॉडी इन सोलर सिस्टम कंसिडर किया जाता है। देन एक्सपोसैट मिशन, समथिंग अबाउट एक्सपोसैट मिशन। एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट मिशन का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोसैट का एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। नाउ इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ, यानी कि मिल करके ये एक्सपोसैट सैटेलाइट बनाई है। इसका मेन काम क्या है कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या सोर्सेज हैं, उनसे जो भी एक्सरेज एमिट होती हैं उनके पोलराइजेशन को स्टडी करेगी ये सैटेलाइट। ठीक है, और अभी तक इंडिया में ऐसी कोई सैटेलाइट पहले नहीं बनी थी। एक्सपोसैट इंडिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी पोलैरीमेट्री वाला मिशन है जो कि एक्सरेज की पोलराइजेशन को स्टडी करे। इससे पहले सिर्फ नासा की IXPE जो पूरा मिशन है वो दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जो कि एक्सरे के पोलराइजेशन को स्टडी करे। अब हमने एक्सपोसैट बनाई है, इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ में मिलकर के इसको बनाया है। साउथ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट। साउथ कोरिया ने अपनी पहली कमर्शियल ग्रेड की सैटेलाइट लॉन्च की है और अपने खुद के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया है, नूरी रॉकेट के थ्रू। नॉर्थ कोरिया का ऑफकोर्स बढ़ता हुआ जो सैटेलाइट एरियाज में दबदबा है उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया भी कोशिश कर रहा है। तो नैरो स्पेस सेंटर साउथ कोरिया से नूरी रॉकेट पे उन्होंने इसको लॉन्च किया है। एंड स्पाई के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं वो नॉर्थ कोरिया चलाता ही रहता है या भेजता ही रहता है। इसके अंदर ये स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 लॉन्च लाइकली ऑन जुलाई 13। चंद्रयान 3 जो पहले बोला जा रहा था कि भाई 2023 के एंड तक हो सकता है, उसको जुलाई 13 के लिए अब शेड्यूल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 13 जुलाई को 2:30 बजे इसका लॉन्च होना है। सो नाउ लेट अस टॉक अगेन अबाउट इट। तो कहाँ से लॉन्च होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसका लॉन्च होना है। एंड जो फर्स्ट मून रॉकेट था चंद्रयान 1 वो कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 3 के आने के साथ। तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, सक्सेसफुल रहा था। ऑर्बिट सिर्फ इसमें ऑर्बिटर ही था। चंद्रयान 2 जो था उसके अंदर भी एक ऑर्बिटर था, 2019 में वो लॉन्च हुआ। ऑर्बिटर तो ढंग से अपनी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया, लेकिन जो लैंडर था विक्रम वो क्रैश लैंडिंग करने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 जो है अब इसको 13 जुलाई को लॉन्च किया जाना है। पहले
ये GSLV MK3 रॉकेट पे लॉन्च किया जाना था। अब उसका जो नाम है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गगन। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन जो है उसके थ्रू उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया और उसके लिए बधाई दी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो व्हाट इज दिस गगन ऑल अबाउट, वो समझते हैं। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो न्यूज में ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम जुहू टू पुणे यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब देखो, GPS हम यूज़ करते हैं। GPS क्या होता है कि भाई जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हमको सारे रास्ते वगैरह पता पड़ जाते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो अब ये जो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ये क्या करते हैं कि लैंड के ऊपर कुछ और स्टेशंस एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं इसके थ्रू। तो पहले GPS से, यानी जो सैटेलाइट है उससे ये जो लैंड वाले स्टेशंस हैं वो सिग्नल लेंगे, और जो भी अगर करेक्शन करने होंगे, कुछ गलतियां पकड़ में आ रही होंगी, उसको जो मेन सेंटर है वो करेक्ट करेगा। फिर वापस से इन सिग्नल्स को उन सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा, और फिर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ GPS के थ्रू जो भी एयरक्राफ्ट से, प्लेन्स हैं, वो उन सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फुल प्रूफ, ज़्यादा एक्यूरेट जो नेविगेशन सिस्टम के तौर पे ये पूरा स्टैब्लिश किया जाएगा। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर है, उसको नेविगेशन सपोर्ट दिया गया, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जुहू से लेके पुणे तक, और उसको क्योंकि वो सफलतापूर्वक हुआ और एशिया में पहली बार ऐसा यूज़ किया गया है, इसलिए PM मोदी ने कंग्रेचुलेट किया। गगन एक एक्रोनिम है, फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो नेविगेशन चल रहा है, उसको हमने और ऑगमेंट कर दिया। ऑगमेंट किस तरह से किया कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ा दी है ना। और इसको जॉइंटली डेवलप किया है इसरो ने एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो जितने भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह होंगे उनके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। सो ग्राउंड सिस्टम्स होंगे जो कि नेसेसरी ऑगमेंटेशन देंगे GPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस को, जो स्टैंडर्ड तरीके से चलती है उसको और बेटर सिग्नलिंग कर दी जाएगी। एडिशनल एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी जहाँ भी ज़रूरत होगी। और एविएशन सेक्टर के अलावा बाकी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मैरीटाइम, हाईवे, रेल, रोड एट्सेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं आज तक जो यूज़ में लिए जा रहे हैं। इंडिया का अब ये गगन हो गया, उसके अलावा US का वास है, यूरोप का इग्नोस है, और जापान का एमसास है। तो हम 4 देशों में से अकेले हो गए पूरी दुनिया में जिनके पास ऐसा एक सिस्टम है। गैलेक्स आई टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेक्टर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैलेक्स आई। गैलेक्स आई लॉन्च करेगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब ये गैलेक्स आई क्या है? IIT मद्रास का एक इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप। क्या होती है मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? अर्थ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व करेगी, है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है। मल्टी सेक्टोरल का मतलब ये हुआ मल्टी सेंसर का कि बहुत सारी सैटेलाइट्स डाली जाएंगी और वो अलग अलग जगह पोजीशन की जाएंगी ताकि एक ही चीज़ का व्यू डिफरेंट एरियाज और एंगल से लिया जा सके, और इसके ऊपर काम चालू कर दिया गया है। सो ये लॉन्च होगा 2024 में। पहला जो सैटेलाइट होगा ना, उसको दृष्टि मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वर्किंग ऑन डिप्लॉइंग अ सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? समूह ऑफ स्टार्स, है ना, समूह ऑफ या ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तारों के समूह को। इसी तरह से सैटेलाइट का समूह होगा जिसको डाला जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव इमेजरी बन करके सामने आएगी, अलग अलग एंगल से फोटोज ली जा सकती हैं। इजराइल टेस्ट फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी। इजराइल ने पहली ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी को टेस्ट किया है। खुद से लॉन्च हो जाए, खुद से वापस आ जाए, टेक ऑफ और लैंडिंग हो जाए, ऑटोनॉमस है, और आगे जाकर के ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। तो ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली ये एक ड्रोन है, ऑटोनॉमस ड्रोन है, जिसको कि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फतेह मिसाइल, ईरान फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल। मिसाइल का नाम क्या है? फतेह मिसाइल। फतेह मिसाइल ईरान की फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? बहुत फास्ट स्पीड, है ना, साउंड से भी तेज़ स्पीड से ये मिसाइल जाती हैं। तो फतेह मिसाइल कौन से कंट्री से जुड़ी हुई है? ईरान से। ईरान से मैं रन करता हूँ तो फतेह कर लेता हूँ, है ना, या हाइपरसोनिक स्पीड में रन करता हूँ।
सो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, 1400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और हाइपरसोनिक स्पीड अप टू 15 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, है ना। एंड बस इसमें इतनी बात है। चलिए आगे। टाटा एलेक्सी इसरो पार्टनर टू डेवलप क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स CMRM फॉर गगनयान। अब गगनयान क्या है? गगनयान के अंदर हमारे यहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यानी ह्यूमंस हैं उनको लेकर के जाया जाएगा स्पेस में। 3 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे और फिर वापस सेफ लैंडिंग कराई जाएगी। तो इनकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, इन लोगों की जो एस्ट्रोनॉट्स जो वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए एक क्रू वहाँ जाएगा, एक मॉड्यूल रिकवरी मॉडल तैयार किया गया है। क्रू मॉड्यूल जो है ना, उनकी रिकवरी के जाएं रहें और वापस सेफ लैंडिंग कर लें, इसके लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है। एक तरह से सिमुलेशन किया गया है और इसके अंदर उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, कि कैसे आप जब रहोगे तो कैसे रहोगे, आना है तो क्या करना है, जाना है तो क्या करना है। तो ये सब किसने डेवलप किया है? टाटा एलेक्सी के साथ में इसरो ने पार्टनरिंग कर ली है इस मॉडल के डेवलपमेंट के लिए। सो डिज़ाइन एंड डेवलप द क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल, रिकवरी टीम जो पूरी टीम है ना उसकी ट्रेनिंग के लिए किया गया है। और 400 किलोमीटर ऑर्बिट तक वो जाएंगे, 3 दिन का मिशन है और उसके बाद वापस उनको अर्थ पे लाया जाएगा सेफ। गूगल एंड मेटी जॉइंस हैंड फॉर G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। तो एक कैंपेन है जो कि गूगल और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने साथ में एक कैंपेन लॉन्च की है, उसका नाम है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सेफ रही, तो ऑनलाइन स्कैम्स जो होते हैं, साइबर क्राइम्स जो होते हैं, उसके अगेंस्ट उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरा एक कैंपेन चलाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गूगल। और गूगल जो ये एक प्रोग्राम चला रहा है इंटरनेट ऑसम, ये भी इसी से रिलेटेड है। SpaceX deploys Indonesia's SAT-RIA-1 communication satellite into orbit, SAT-RIA-1 कौन से देश की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? इंडोनेशिया की है। किसने लॉन्च करने में हेल्प की है भाई ये, या किसने लॉन्च सपोर्ट दिया है? SpaceX ने दिया है, जो एलॉन मस्क की SpaceX है। तो SpaceX डिप्लॉयज इंडोनेशिया की SAT-RIA-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। कहाँ से हुआ ये लॉन्च? ये हुआ है केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा के अंदर, और फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर ये गई है। SAT-RIA इज अ एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है सैटेलाइट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। सो कंट्री कौन सी है समझ आ जाएगा। इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट विद एयरबस। और एयरबस को इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का अभी तक का ऑर्डर पहली बार मिला है, और किसके थ्रू मिला है? इंडिगो के थ्रू मिला है। सो इंडिगो जो कि लो कॉस्ट कैरियर है, उसने एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का, जो कि लार्जेस्ट एवर सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज है किसी भी एयरलाइन का फ्रॉम एयरबस। ओके, सो ये एक बात ध्यान रखने वाली है। IIT कानपुर सक्सेसफुली कंडक्ट्स टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। सो IIT कानपुर है जिसने सक्सेसफुली एक टेस्ट फ्लाई कर लिया है, और जो क्लाउड सीडिंग होती है यानी क्लाउड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले लिया है सक्सेसफुल। नाउ क्लाउड्स आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? अलग अलग एजेंट्स को यूज़ करके, जैसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राइड आइस, कॉमन सॉल्ट और बाकी सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन्स बढ़ जाते हैं। आप आर्टिफिशियली क्लाउड सीड कर सकते हो, जैसे हम प्लांट सीड करते हैं ना, क्लाउड को सीड किया जा सकता है। और ऐसा 5000 फीट की ऊंचाई पे इन्होंने किया है, और इसके लिए पहले जो अप्रूवल था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लिया जाना था, वो लिया गया। तो ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। तो इससे रेन्स की प्रोबेबिलिटी, जो हम क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है और बहुत ज़्यादा मानसून डिपेंडेंट है और जो कि फिक्स नहीं होता, तो अगर हम क्लाउड सीडिंग बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे करने लग जाए तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आगे खुल सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट ऑल्सो। अब हम चलते हैं फाइनल पोर्शन की तरफ। आई नो ये वीडियोज़ लंबे होते हैं, आई ऑल्सो नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हो कि मैम लेंथ पे फोकस मत कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हम पढ़ ही रहे हैं तो इतना ढंग से पढ़ें कि कहीं और जाकर के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी इंटेंशन से हम लोग सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थर्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड गुड दैट यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम इन योर ओन सेल्फ, है ना। हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप उसको यूज़ करोगे। चलिए, सो डिफेंस में पहली न्यूज़ की तरफ आते हैं। इंडिया फ्रांस UAE कंडक्ट
मेडन जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। तो सबसे पहले सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस लेंगे हम। इंडिया, फ्रांस, यूएई। इंडिया, फ्रांस, यूएई ने कंडक्ट किया है मेडन यानी पहला जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी मैरीटाइम यानी पानी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। ओके, पहली एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो नेवीज ऑफ इंडिया, फ्रांस, यूएई, इन्होंने मेडन ट्राइलेटरल यानी त्रिपक्षीय, जिसमें 3 नेशन शामिल हैं, 7 जून और 8 जून को गल्फ ऑफ ओमान में की। इंडिया की साइड से कौन सी नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवल शिप तरकश। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023। मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अगेन नेवल एक्सरसाइज है, नाम है कोमोडो। सो कहाँ हुई है? इंडिया से कौन सी शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोमोडो होस्ट की है इंडोनेशिया ने। किसने होस्ट की है? इंडोनेशिया ने, 4 to 8 जून, और इंडोनेशिया के अंदर ही हुई है। 4th एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का। 2014 से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। INS सतपुड़ा, किसने पार्टिसिपेट किया कोमोडो में? सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा, INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया। और इसकी थीम क्या रही? पार्टनरशिप टू रिकवर एंड राइज स्ट्रॉन्ग। राइट, तो ये कोमोडो एक्सरसाइज है। मूविंग फर्दर, एक्सरसाइज एकता टाइगर नहीं, ये एकता वाला एकता है ना, यूनिटी वाला एकता। तो एकता जो है वो भी नेवीज के बीच में हुई, इंडिया एंड मालदीव्स। सो इंडिया और हमारा जो पड़ोसी देश है, वाटर नेबर जो है हमारे, मालदीव्स, उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई एकता। और इसके अंदर डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस को लेते हुए ये एक्सरसाइज की गई है। सो हमारे जो नेवी डाइवर्स हैं, मरीन कमांडोज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन था जो किया गया इस बार। राइट, सो इंडिया एंड मालदीव्स के रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगी। नेटोज एयर डिफेंडर 2023। सो मरीन एक्सरसाइजेस से अब हम चलते हैं एयर फोर्स की तरफ। सो नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज हुई, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे होती है ना। और जर्मनी ने इस बार इसको होस्ट किया है। जर्मनी होस्टेड एयर डिफेंडर 2023, जो कि नेटो की बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज हुई। 25 नेशंस ने साथ में ट्रेनिंग ली है यूरोप के ऊपर। जर्मनी का पूरे अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये एक्सरसाइज की गई फ्रॉम 12 to 23 जून। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जितने भी नेशंस हैं पार्टिसिपेटिंग, उनकी इंक्रीज़ करना, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग रशिया, उनको मैसेज देना कि देखिए हम सॉलिडारिटी में रह रहे हैं, तो पंगा मत लेना। IAF, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स रन विजय एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स ने रन विजय एक्सरसाइज कंडक्ट की है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, एक मक्खी है स्टूडियो में और वो बार बार आके स्क्रीन पे बैठ रही है और कुछ ना कुछ टच इंड्यूस कर रही है। एनीवेज, इंडियन एयरफोर्स ने रन विजय एक्सरसाइज कंडक्ट की है। उसका फोकस क्या था? इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। अब ये क्या है एक बार समझो। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड रन विजय एक्सरसाइज, जिसके अंदर अलग अलग वॉर गेम्स किए गए ताकि जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी स्किल्स को एनहांस किया जा सके। ठीक है, और इसके अंदर सुखोई 30S कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे और भी एयरक्राफ्ट शामिल थे, ये भी शामिल था। एंड अलग अलग एयर बेसिस पे सेंट्रल एयर कमांड जो कि प्रयागराज के अंदर है, सो उसके अलग अलग एयर बेसिस पे इन एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। सो यहाँ पे मुख्य बात यह है कि रन विजय एक्सरसाइज किसने की है? इंडियन एयरफोर्स ने की है, अपनी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। इंडो मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विरिन कमेंस्ड इन उत्तराखंड। इंडिया और मालदीव्स की जॉइंट एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं एक्विरिन, और ये हर साल होती है। एक बार इंडिया में होगी, एक बार मालदीव्स इसको होस्ट करेगा। तो इस बार उत्तराखंड के अंदर ये हुई। 12th एडिशन इसका रहा। इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। अब ये देखो, आर्मी की एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, कौन से देशों के बीच में है और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है। सो एक्विरिन इस बार चौबाटिया उत्तराखंड के अंदर कंडक्ट की गई। एक्विरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, और जो 11th एडिशन था वो मालदीव्स के अंदर कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। खान, माय नेम इज खान। सो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, एक जॉइंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, और ये एक पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है जिसको मंगोलिया ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ये मल्टीनेशनल थी, यानी बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। होस्ट किसने किया? मंगोलिया ने होस्ट किया है। मिलिट्री कंटिजेंट्स
और ऑब्जर्वर्स आए जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, ऑब्जर्वेशन के लिए भी आए। 20 कंट्रीज कुल मिला के शामिल हुई। इंडिया से गढ़वाल राइफल्स ने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है, खान क्वेस्ट गढ़वाल राइफल्स यहाँ से गए हैं। और इसके अलावा मंगोलिया ने इसको होस्ट किया है, दैट इज इट। इंडियाज लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है, होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तरंग शक्ति। सो एयरफोर्स है, हवा में तरंगे, तो इस तरह से एयरफोर्स से रिलेट कीजिएगा, तरंग शक्ति। और ये इस ईयर के एंड में, बाद में कभी होनी, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होना अभी डिक्लेयर किया गया है। लार्ज स्केल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली है, अलग अलग देशों की एयरफोर्स को बुलाया जाएगा, जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और इनके अलावा भी बहुत सारे नेशंस। अक्टूबर नवंबर में ये होनी है, बहुत बड़े लेवल पे। इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स या एयरफोर्स एक्सरसाइज मानी जा रही है। इसके अलावा कुछ जो एक्सरसाइज 2023 में अर्लियर कंडक्ट की गई, एक्सरसाइज ओरियन जो फ्रांस के साथ हुई है, एनियोकोस जो कि ग्रीस के साथ हुई है, देन एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 जो कि इंडिया और यूएस की हुई है। तो ये कुछ पहले की एक्सरसाइज का रिविजन। इंडिया का वरुणास्त्र हिट्स द बुलेट्स आई। वरुणास्त्र जो है उसका टेस्ट किया गया और उसने अपने टारगेट को सही से हिट किया। तो क्या है ये वरुणास्त्र? ये टॉर्पीडो है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। तो इंडियन नेवी सक्सेसफुली कैरीज आउट अंडर वाटर टेस्ट ऑफ वरुणास्त्र। DRDO और इंडियन नेवी ने मिल करके टेस्ट किया था वरुणास्त्र को, जो कि एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो इसको कहेंगे हम। और ये सक्सेसफुल रहा। उससे अलावा सी स्किमिंग नाम का एक डिस्ट्रॉयर, सी स्किमिंग नाम का एक मिसाइल है जो कि INS मार्मुगाव जो है उसके थ्रू फायर किया गया था और वो भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो सक्सेसफुल हुआ है। वरुणास्त्र के बारे में जैसे ऐसे पूछा जा सकता है, वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सक्सेसफुल परीक्षण किया गया वो क्या है? सो इट इज़ एन एंटी सबमरीन हैवी वेट टॉर्पीडो। ये आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि पूछेगा कि एग्जामिनर, ये जाना जरूरी है ना। चलिए, अग्नि प्राइम बॉलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, फ्लाइट टेस्ट कर लिया है अग्नि प्राइम बॉलिस्टिक मिसाइल का। अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स है ना, उनमें सबसे एडवांस्ड जो मिसाइल है वो अग्नि प्राइम है बॉलिस्टिक मिसाइल। और इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा यहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट फायर करके देख लिया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में देख लीजिए, 2 स्टेज की कैनिस्टराइज मिसाइल होती है और लेटेस्ट है और 6th वेरिएंट है अग्नि सीरीज का पूरा। एंड 1000 to 2000 किलोमीटर की इसमें रेंज है एंड 1.5 टन का कैरिंग कैपेसिटी है इसकी वॉरहेड्स को ले जाने की। इंडियन आर्मी टेक्स डिलीवरी ऑफ महिंद्रा अर्माडो आर्मर्ड व्हीकल। महिंद्रा का अर्माडो आर्मर्ड व्हीकल जो है उसकी डिलीवरी इंडियन आर्मी ने ली है। तो अर्माडो आर्मी के पास आया है और ये लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उन सब में काम में लिया जा सकता है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, INDEX फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इसको लॉन्च कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सो इसके अंदर जितने भी इनोवेशंस हुए हैं इंडिया की तरफ से, US की तरफ से इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, उनका शोकेस किया गया। सो इंडिया इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX जो इंडियन की तरफ से एक ऑर्गेनाइजर रहा और एक ऑर्गेनाइजेशन US की तरफ से रहा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD, और इन लोगों ने मिलकर के शोकेस किया है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो इंडिया और US में रही हैं डिफेंस के सेक्टर में, स्टार्टअप्स वगैरह में, उनको शोकेस किया गया। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सो एक सिमुलेटर है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर ध्रुव नाम का, उसको अनावृत किया गया, यानी उसको इनॉग्रेट किया गया। और ये क्या काम करेगा? सिमुलेटर्स क्या होते हैं? ट्रेनिंग देने के काम में आते हैं। जैसे कभी आपने कार सीखी है तो सिमुलेटर पे पहले सिखाई जाती है, उसके बाद आपको एक्चुअल कार में बिठाया जाता है। इसी तरह से ये जो सिमुलेटर है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवी की उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा कि आप जो भी वेसल्स चलाने की ट्रेनिंग है या फिर वॉरहेड्स की वगैरह की है वो सब यहाँ से प्रोवाइड की जा सकती है। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है नेविगेशन का, किस तरह से आप पूरी फ्लीट को मूव करोगे आगे, नेवल टैक्टिक्स क्या होंगे, आप डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें कैसे असेस करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग ली जा सकेगी।
आर्मी साइंस पैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टैक्टिकल लैंड रेडियो। सो आर्मी ने एक पैक्ट साइन किया है प्रोक्योरमेंट यानी लेने के लिए, क्या लेने के लिए? टैक्टिकल लैंड रेडियो। नाउ व्हाट इज दिस लैंड रेडियो ऑल अबाउट? सो ये एक वायरलेस रेडियो रहेगा जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जंप ये कर सकता है। तो इसमें कम्युनिकेशन के बहुत एडवांस फीचर्स हैं जिससे कि बहुत ईजिली इंटरसेप्शन नहीं कर सकता जो दूसरी आपका ओपोनेंट है या फिर आपके जो दूसरे देश हैं जो आपसे फ्रेंडली नहीं हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ के और आपकी कोडिंग को या आपकी बातचीत को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने एक डील साइन की है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ में जिसका नाम है एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने टैक्टिकल लैंड रेडियो बनाया है जो अब इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी यानी खरीदेगी। ये हाई बैंडविड्थ वाला वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट है जो कि रिलायबल कम्युनिकेशन के काम में आएगा, और ये सेकंड इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आर्मी ने किसी प्राइवेट फर्म के साथ में किया है, राइट, अंडर आईडेक्स। अभी हमने आईडेक्स का नाम सुना ही था, आयोडेक्स नहीं है, आईडेक्स है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। सो डिफेंस से रिलेटेड आप इनोवेशंस कीजिए, अच्छा होगा तो हम खरीदेंगे आपसे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के चलते एक ये बाइंग की गई है। लॉन्च ऑफ संशोधक एंड अंजादीप। संशोधक एक सर्वे वेसल है और अंजादीप जो है वो एक वॉरशिप है। सो इनका लॉन्च हुआ है, देखते हैं। फोर्थ शिप ऑफ एसएलवी प्रोजेक्ट संशोधक लॉन्च। एसएलवी क्या है? सर्वे वेसल, लार्ज कैटेगरी के जो सर्वे वेसल्स होते हैं, सर्वे होता है ना, ओशनोग्राफी करनी है, कोई सर्वे करना है वाटर में, तो इन वेसल्स के थ्रू किया जाता है। सो फोर्थ इन द एंटायर ऑर्डर, फोर्थ नंबर का सर्वे वेसल लार्ज जो है इंडियन नेवी का वो लॉन्च किया गया। लॉन्च का मतलब रेडी हो गया है और पानी में उतार दिया गया है, फिर यहाँ पे रिसीव होगा और उसके बाद कमीशन करना यानी यूज़ में लिया जाएगा। तो अभी लॉन्च हुआ है कहाँ से? कटुपल्ली, चेन्नई से लॉन्च हुआ है। एंड अधीर अरोरा जो कि चीफ हाइड्रोग्राफर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो चीफ गेस्ट रहे। नाउ संशोधक के बारे में अगर हम देखें, इसका मतलब होता है रिसर्चर। तो ये अपने नाम पे खरा उतरता है क्योंकि सर्वेशिप है। इसका प्राइमरी रोल तो सर्वेशिप रहेगा और इसका सेकेंडरी रोल रहेगा कि ये लिमिटेड डिफेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर पाएगा अगर डिजास्टर मैनेजमेंट है, या फिर डॉक्टरशिप की तरह भी काम में लिया जा सकता है, ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगा, हॉस्पिटलशिप, ठीक है। और ये जो सर्वे लार्ज वेसल्स है इसमें 80% जो चीज़ें हैं वो इंडिजिनस हैं। कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें 80% इंडियन मेड। संध्याक, निर्देशक और इक्षक वो पहले लॉन्च हो चुकी थी, अब ये चौथी शिप है जिसको कि लॉन्च किया गया है, ओके। और ये सर्वे वेसल है। दूसरी न्यूज़ आप देखिए, लॉन्च ऑफ अंजादीप, थर्ड शिप ऑफ ASW SWC GRSE। GRSE जिसने बनाया है, ASW SWC क्या है? ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो किस तरह की शिप है अंजादीप? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आएगी। शैलो वाटर क्राफ्ट, शैलो वाटर्स में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर काम में लिए जाने वाली अंजादीप है ये। और ये थर्ड शिप है। 8 शिप का ऑर्डर अगेन दिया गया था, इसमें से थर्ड शिप है जो कि ली है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी अच्छा, अंजादीप आप देख सकते हो, अंजादीप जो नाम है बेसिकली यहाँ पे आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा कर्नाटका से आगे, आप देखिए दिस इज अंजादीप आइलैंड, और इसी की सिग्निफिकेंस को एस्टैब्लिश करते हुए इसका नाम अंजादीप रखा गया। ऑलराइट, चल देन डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स MQ-9 रीपर ड्रोन डील विथ US। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दी है MQ-9 रीपर ड्रोन्स की एक डील जो कि 3 बिलियन से भी ज़्यादा US डॉलर से बड़ी डील है, जिसमें 31 ये जो रीपर्स हैं जिनको प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, ये इनके थ्रू आप वॉरफेयर वगैरह में एंटर कर सकते हो, तो ये अक्वायर किए जाएंगे। हालांकि अभी इस पे जो कैबिनेट कमेटी होती है ना ऑन सिक्योरिटी, उसका डिसीजन वेटिंग है। देखो होता क्या है कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है जो कि अप्रूवल देता है, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अप्रूवल देगा। इसके बाद में जो कैबिनेट कमेटी होगी जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनका अप्रूवल आएगा तभी जाकर के कोई भी बाइंग की जाएगी। तो अभी यहाँ से तो अप्रूवल आ गया DAC से, पर कैबिनेट कमेटी जो है वहाँ से अप्रूवल आना बचता है। ओके चलो, GE Aerospace HAL signed MOU to procure fighter jet engines for तेजस MK2। हमारा जो तेजस MK2 है उसमें फाइटर जेट इंजन्स लगाने के लिए GE Aerospace जो कि US की है
और HAL जो कि इंडिया का है, उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स प्रोड्यूस करेगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह होगी हमारे साथ में। तो एरोस्पेस F414 इंजन्स को प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडिया और US के द्वारा, राइट, एज पर दिस MOU। Alright, so now we come over to the short news. INS Sunayana, Indian naval ship Sunayana visited Mombasa, Kenya from 20 to 23rd June। जो ओशन रिंग ऑफ योगा है ना, इंटरनेशनल योगा डे पे एक थीम रखी गई नेवी वगैरह के लिए कि ओशन रिंग ऑफ योगा, ताकि आप अपना एक तरह से कॉन्टैक्ट और स्ट्रेंथन कीजिए। तो उसके तहत INS सुनैना ने केन्या मोम्बासा में एक विजिट पे की एज अ मैरीटाइम नेबर। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी सारी डिफेंस न्यूज़ भी ख़त्म। आई एम ऑल एग्जॉस्टेड। हो सकता है आप भी हो पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते एग्जॉस्टेड हूँ। चलिए साइनिंग ऑफ क्वेश्चन देते हैं आपको। जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई कीजिए, अगर आता है, नहीं आता तो आप वेट कीजिए, बिकॉज अगला जो वीडियो होगा नेशनल न्यूज़ का उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। सेंटर अग्रीज टू सैंक्शन 12,911 करोड़ फॉर पोलावरम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, यानी कि केंद्र किस राज्य में पोलावरम परियोजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए मंजूर करने पर सहमत है। तो आपको बेसिकली बताना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, सेंटर अग्री हो गया, इन सबसे इंपॉर्टेंस नहीं रखनी है आपको ध्यान रखना है इस पोलावरम प्रोजेक्ट में। पोलावरम प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है भाई, बस इतना पता है तो लिख दीजिए आंसर। और जाते जाते आप ही की डिमांड पे एक थॉट, हालांकि मेरी हालत नहीं है अभी थॉट देने की, बस फिर भी मैं दे देती हूँ। कई बार ना एक्चुअली जब नीड होती है बहुत काम आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सीलेंस एंड मीडियोक्रिटी इज कमिटमेंट। मीडियोक्रिटी एवरेज काम कर देना हर कोई कर सकता है, लेकिन एक्सीलेंट वर्क प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस कमिटमेंट का होना। अनलेस यू आर कमिटेड यू विल नॉट बी रीचिंग दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस। मीडियोक्रिटी में आपको भीड़ मिलेगी, बहुत लोग मिलेंगे, वहाँ से आप आउटशाइन नहीं कर सकते। आउटशाइन करना है तो आपको अपने टारगेट के लिए बहुत कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी टारगेट हो, है ना। अगर आपने वो कमिटमेंट शो कर दिया तो आप मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ के एक्सेलेंस पे आओगे और फिर आप छाओगे। बिकॉज एक्सेलेंस वाली जो जगह है ना वो इतनी क्राउडेड नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना कमिटमेंट शो करते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मीडियोक्रिटी से एक्सेलेंस की तरफ मूव कर सकें। आर यू वन ऑफ देम? आई ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। पता नहीं, मैं बढ़ाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वॉट एवर आई डू, मैं ये नहीं कह रही मैं सब कर सकती हूँ, पर मैं जितना भी थोड़ा बहुत भी कर सकती हूँ, आई ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन दैट पर्टिकुलर वर्क, वो छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो। और यही आपकी हैबिट बनता है। फिर हो सकता है कभी किसी दिन बहुत एक्सेलेंस तक पहुँच सके, राइट। तो जो भी करो, जितना भी करो, कोशिश करो मीडियोक्रिटी तक ना करो, उसमें पूरा कमिटमेंट शो करो। वो किसी इंसान से बात कर रहे हो या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो या कोई एक हैबिट है जो कर रहे हो या पेरेंट्स के टूवर्ड्स कोई काम कर रहे हो, वट एवर यू डू इट विथ फुल कमिटमेंट, फुल एनर्जी, फुल पुटिंग योर फुल पोटेंशियल, एक्सेलेंस मिलेगी। और छोटी छोटी चीज़ों में एक्सेलेंस मिलेगी ना तो वो हैबिट बनेगी और वो हैबिट बड़ी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होगी, राइट। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। और पूरा मंथली करंट अफेयर ऑल्दो 7 तक फाइनल करने की मेरी कोशिश थी, पर हो सकता है 8 जुलाई लग जाए, पर आई नो 9 को बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है, तो 8 तक आई विल बी वाइंडिंग इट अप फॉर श्योर। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।